चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। एक स्टूडेंट ने हमें सवाल किया था, हमने एक न्यूज़ क्लिप उनसे शेयर की, तो उनका क्वेश्चन आया कि सर डीप स्टेट क्या होता है। तो डीप स्टेट के बारे में आज हम काफ़ी चीज़ें जान लेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, ग्लोबली ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या रेलेवेंस है, कितना का इम्पॉर्टेंट है इस समय डीप स्टेट और इसके नुकसान क्या हैं, ये सारी बातों को हम जान लेंगे। डीप स्टेट, यहाँ पर जब स्टेट है तो ये शब्द स्टेट हमारी अवस्था जो है वो वाला स्टेट नहीं है, ठीक है। कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि डीप स्टेट मैंने बहुत गहन अवस्था, ऐसा नहीं है। स्टेट मतलब यहाँ पर राज्य शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो डीप स्टेट का मतलब सिंपली अ स्टेट विद इन अ स्टेट, अ स्टेट विद इन अ स्टेट। तो विद इन ए स्टेट एक स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है जिसके अंदर ये स्टेट है, दैट कैन बी स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिकन स्टेट, दैट कैन बी इंडियन स्टेट। सो अ स्टेट विद इन अ स्टेट, एक राज्य में एक और राज्य, ये कैसा राज्य है। हम डीप स्टेट को समझें उसके पहले हमें स्टेट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखनी होंगी। देखिए इस समय विश्व भर में ये चर्चा का केंद्र है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में ख़ास तौर पर इस बात को रखा, 2016 के समय में भी उन्होंने ये बात रखी थी कि मैं अमेरिका को वापस उस ग्लोरी में ले जाऊंगा जो अमेरिका की थी। मैं अमेरिकन्स को उनका अमेरिका वापस दूंगा, उनकी गिरफ्त से निकाल के, जिनको वो कह रहे हैं डीप स्टेट, कि मैं डीप स्टेट की गिरफ्त से निकाल करके ये अमेरिका के लोगों को दे दूंगा। डीप स्टेट अमेरिका की प्रगति नहीं होने दे रहा, अमेरिका के अच्छे संबंध दुनिया के साथ विकसित नहीं होने दे रहा। डीप स्टेट इस समय एक ऑब्स्ट्रक्शन है अमेरिका की ग्रोथ को लेकर के, अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस को लेकर के। इस डीप स्टेट को मैं हटा करके अमेरिका को फ्री करूँगा। सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर ये डीप स्टेट क्या है। थोड़े समय पहले राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि जो भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री का नाम लेकर के ये बात कही कि वो सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और वो इंडिया में एक डीप स्टेट क्रिएट कर रहे हैं और वो इंडियन स्टेट को इरोड कर रहे हैं, एनक्रोच कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से भी ये सवाल पूछा गया, मीडिया में भी ये सवाल आया कि ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है जॉर्ज सोरोस, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे ये आरोप लगता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार है उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई फंडिंग की मदद से ही गिरी है, उन्होंने ही वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराए। और ऐसे में उस संस्था के द्वारा चलाई जाने वाली जो एनजीओज़ हैं उनसे आगे एसोसिएटेड रही हैं सोनिया गांधी। तो ये सवाल पूछा जा रहा है राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, कि आपका उस संस्था से क्या संबंध है जो संस्था ग्लोबली फेमस है डीप स्टेट कल्चर के लिए, जो दुनिया भर की सरकारों को टॉपल डाउन करने के लिए ज़िम्मेदार मानी जाती है। तो इस तरह से आज की डेट में ये बात चर्चा का केंद्र बनी हुई है कि डीप स्टेट क्या है, अ स्टेट विद इन अ स्टेट। इसके लिए हम थोड़ा स्टेट को समझ लेते हैं। देखिए स्टेट क्या होता है, राज्य क्या है, स्टेट। देखिए इंडिविजुअल की फॉर्म में हम सब एग्जिस्टेंस में आते हैं। समय में चले जाएं पीछे तो इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस में आए, फिर इंडिविजुअल्स धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। इंडिविजुअल्स के पास सोचने समझने की क्षमता है, वो अपने अंदर चल रहे विचारों को बाहर अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के आधार पर वो एक्शंस लेते हैं और उन एक्शंस को वो सोच समझ के लेते हैं, इसकी वो जिम्मेदारी भी ले सकते हैं, समझते हैं कि इसके क्या नतीजे आएंगे, दे नो अबाउट दैट। तो ऐसे में हर इंडिविजुअल अपना अच्छा बुरा इन चीज़ों पर विचार करता है, अपने फ़ायदे नुकसान पर विचार करता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर हर इंडिविजुअल अपने लिए अच्छा ही चाहेगा, हर इंडिविजुअल चाहेगा कि सामने झील है, पानी मुझे मिल जाए। तो जैसा हर एक इंडिविजुअल चाह रहा है तो दूसरे इंडिविजुअल भी वही चाह रहे हैं। तो सारे अगर यही चाहेंगे तो सामने जो पानी की झील है उसको लेकर के तो ये सब लड़ पड़ेंगे, हर किसी को चाहिए होगी, ये तो संभव नहीं।
पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी तो आसान नहीं कि एक इंडिविजुअल झील का पानी अकेले ही प्रयोग में ले आए, हो सकता है उसे उसके लिए दूसरे लोगों की भी ज़रूरत पड़े। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह के नेगेटिव कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सोसाइटी कोऑपरेट करे, इंडिविजुअल्स कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ। उसके लिए ज़रूरी है कि वो मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश करें, एक दूसरे के साथ मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश करें। और ये कोई आ करके नहीं बताता है, ये इंडिविजुअल्स को खुद ही समझ में आ जाता है। बड़े बड़े जानवरों से लड़ना था तो आदि मानव को ये खुद ही समझ आ गया कि हमें एकजुट होना होगा। उन जानवरों से लड़ने के लिए हथियार बनाने पड़े तो उन्हें पता लग गया कि हम में से कुछ लोगों की ड्यूटी हमें हथियार बनाने की लगानी होगी, बाकी लोग खाना भोजन तलाशने जाएंगे और कुछ लोग बने हुए हथियार और परिवार के छोटे बच्चों की देख रेख पीछे रह करके गुफा में करेंगे, और कुछ लोग इस खोजबीन में जाएंगे कि कल का खाना किन किन इलाकों में, किन पेड़ों में, किन क्षेत्रों में मिल सकता है। इस तरह से हमें अपने आप को काम के हिसाब से बांटना होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट, डिवीज़न ऑफ वर्क। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हम इंडिविजुअल के तौर पर बहुत बेहतर जीवन जी पाएंगे, क्योंकि हम एक ग्रुप के तौर पर बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमने काम बांट लिया है। एक अकेला व्यक्ति ये सारे काम नहीं कर सकता था। वो सारा दिन जद्दोजहद कर देता, या तो हथियार बनाने में, या शिकार ढूंढने में, अनाज ढूंढने में, और फिर कल के लिए तो उसे फिर से नए सिरे से निकलना पड़ता। तो ऐसे में इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ मजबूर ही हैं मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश करने के लिए, अगर उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो। और इन मीनिंगफुल एक्सचेंजेस की मदद से वो अपने सराउंडिंग को बेटर यूटिलाइज़ करते हैं फॉर देयर ओन बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। अपने सराउंडिंग को बेहतर यूटिलाइज़ करने लग जाते हैं। ये मीनिंगफुल एक्सचेंजेस जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ये जो सराउंडिंग को बेटर यूटिलाइज़ किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए इंडिविजुअल्स का बतौर ग्रुप या बतौर सोसाइटी, बतौर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। कि कौन कितना पानी लेगा, कौन हथियार बनाने के काम में जाएगा, या कौन अनाज लेने के काम में जाएगा, या कौन एक्सप्लोरेशन के काम में जाएगा, कौन कौन सा काम करेगा, ये तय करना। काम क्या क्या होंगे ये तय करना। किसकी कहाँ ड्यूटी, कैसी जिम्मेदारी होगी ये तय करना। कितने घंटे के लिए क्या काम किया जाएगा ये तय करना। तो इस तरह से समय निर्धारित करना, कार्य निर्धारित करना, क्षेत्र निर्धारित करना, ये फैसले लेने की बातें हैं, डिसीजंस हैं ये। तो सवाल फिर खड़ा होता है, फैसले कौन लेगा, किस प्रक्रिया के साथ लेंगे, कैसे लेंगे। सवाल है कि फैसले कौन लेगा, किस प्रक्रिया से लेंगे, कैसे लेंगे। फैसलों को माना जाएगा कि नहीं, फैसले लागू कैसे कराए जाएंगे। तो आप ज़रा ध्यान से सोचिए, जैसे ही हम इंडिविजुअल को ग्रुप्स में, ग्रुप से कम्युनिटी और सोसाइटी में ऑर्गेनाइज़ करने की बात कर रहे हैं, हमारे सामने सवाल आ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होगा, उन डिसीजंस को लागू कराने के लिए तरीका क्या होगा, सारे फॉलो करें, इसे इंश्योर कैसे कराया जाए। तो जैसे बातचीत हो रही है किसी व्यवस्था की, जैसे कोई सरकार हो, है ना, कोई सरकार हो, फैसले कौन लेगा, ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा, फैसलों को लागू कौन करवाएगा, फैसलों पर काम ना करने पर क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, किसका कितना हिस्सा है, कौन तय करेगा, ये सारी बातें हो रही हैं। तो यहीं से फिर रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। यहीं से फिर इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आती हैं। कोई ग्रुप के कुछ मेंबर होंगे जो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, जिन्हें आप कानून कह लीजिए। कुछ मेंबर्स होंगे जो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ज़मीनी स्तर पर जाकर के काम करते हैं, उन रूल रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ मेंबर्स होंगे जो रूल्स रेगुलेशंस ना मानने पर ये तय करते होंगे क्या सज़ा मिले, क्या ना मिले। जैसे आदिवासी समाज में या गांव की पंचायतों में बड़े बुज़ुर्ग, बड़े बूढ़े, वो बैठ कर के तय करते हैं कि इसने नियम नहीं माने हैं, अब इसके साथ क्या किया जाए। बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म में समझा रहा हूँ मैं इसे। तो ये देखिए, अलग अलग कार्य सामने निकल कर के आ रहे हैं। ये जो सारा कुछ आपके सामने मैंने जिक्र किया, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने चर्चा की, ये सब कुछ हिस्सा है राजनीति शास्त्र का। ये पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, ये है राजनीति। ओके, बिकॉज नियम कानून बनाना, नियम कानूनों को ज़मीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करना, नियम कानून की पालना करवाने के लिए उन्हें इन्फोर्स करना, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब के पीछे एक फोर्स चाहिए। देयर इज़ पावर, फोर्स। और पावर से डील करती है पॉलिटिक्स, कि पावर को कैसे कंट्रोल किया जाए, पावर को कैसे
यूटिलाइज़ किया जाए, पावर को कैसे चैनलाइज़ किया जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए एक कार्य को सिद्ध करने के लिए। अब वो कार्य अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, वो जनहित में है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कार्य सिद्धि के लिए तो शक्ति चाहिए, और शक्ति संगठन में होती है। शक्ति तो संगठन में ही है, सभी लोग इकट्ठे आए, उन्होंने एक संगठन बनाया, तो संगठन में कुछ अपनी अपनी शक्तियाँ डाली होंगी, तो संगठन में शक्ति है, और उसी शक्ति का उपयोग करके आप नियम कानून बनाते हैं, नियम कानूनों को क्रियान्वित करते हैं, नियम कानूनों को आगे फिर लागू भी कराते हैं, इन्फोर्स करते हैं। ये शक्ति संगठन ही देता है, यानी कि समाज ही देता है, समाज ही ऐसी संस्थाएं बनाता है। तो अल्टीमेटली समाज को दिख रहा है कि बतौर समाज ज़िंदगी आगे चलनी नहीं, ग्रुप को दिख रहा है कि सिर्फ ग्रुप बन के, सिर्फ कम्युनिटी बन के या सिर्फ सोसाइटी बन के ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। हम अगर मीनिंगफुल एक्सचेंजेस कर रहे हैं, इसके तहत हम एक ग्रुप के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ग्रुप या सिर्फ समाज के आगे नहीं जाना, हमें अपने आप को एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में भी डेवलप करना है। तो हमें एक पॉलिटिकल एंटिटी की नीड भी है, हमारा एक कार्य राजनीतिक दिशा में भी है। तो जब सोसाइटीज़ इस तरह की पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में काम करती हैं या पॉलिटिकल एंटिटीज़ क्रिएट करती हैं, इन्हें हम राज्य कहते हैं। ये एक समाज का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ही होता है, द स्टेट, राज्य। ओके, स्टेट इम्पॉर्टेंट होता है इसी सोसाइटी की कंटिन्यूटी के लिए, इस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, इस सोसाइटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, इस सोसाइटी में सेफ्टी हार्मनी बनाए रखने के लिए, क्योंकि सारी गाड़ियाँ सुरक्षा से तभी सड़कों पर चलेंगी अगर सारी गाड़ियाँ नियम कानून मानेंगी। अगर नियम कानून नहीं मान रही हैं तो सुरक्षा से सड़कों पर नहीं चल पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? राज्य, स्टेट, अपने डिफरेंट ऑर्गन्स या कह लीजिए इंस्टीट्यूशंस की मदद से। तो स्टेट के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं फिर, और वो यही है द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन जैसे कि पार्लियामेंट्स, विधानसभाएं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जैसे कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, एंड द ऑर्गन ऑफ जुडिशरी, द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो स्टेट अपने इन इंस्टीट्यूशंस या इन ऑर्गन्स के वाया अपने कार्यों को सिद्ध करता है, जो कार्य मैंने अभी आपको बताया, समाज को संगठित करना। इट इज़ टू गवर्न द सोसाइटी, दैट्स अ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ये तीन ऑर्गन जो मैंने अभी आपको बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ओके, टेक्निकली वो स्टेट के तीन ऑर्गन हैं। तो राज्य, अब अधिकतर अगर हम दुनिया भर में राजनीति को देखें तो उसमें जो राज्य है उस राज्य का सरोकार प्रजा से है, उस राज्य का सरोकार उन लोगों से है, उन सब्जेक्ट से है जिनके लिए वो राज्य है। उस राज्य का सरोकार उस प्रजा से है, उस जनता से है जिनके लिए वो राज्य है। चाहे वो राजा हो, राजा वाला राज्य हो, किंगडम हो, चाहे वो कोई 8, 10, 15, 20 लोग मिलकर के एक संगठन चला रहे हैं, ओलिगार्की हो, जैसे भारत में पुराने समय में रिपब्लिक्स होती थी, तो 10 लोगों का एक समूह बनकर समाज को चला रहा है, तो वो ओलिगार्की है। और चाहे फिर वो रिपब्लिक्स हों, ट्रू नेचर की रिपब्लिक्स, डेमोक्रेटिक मैनर में काम करने वाली, वट एवर बी द सिस्टम, जो राज्य है उसका सरोकार प्रजा से है, उन समाज से, उन लोगों से है जिसके लिए वह राज्य है। वो बात अलग है कि जो गद्दी पर बैठा है वो अब्यूज़ कर रहा है इस प्रोसेस को, तो इसलिए वो पावर को अब्यूज़ कर रहा है। इसलिए राज्य प्रजा के हित में, समाज के हित में ना सोच करके, ऐसा इस समय में लग रहा है कि राजा के हित में सोच रहा है, या ओलिगार्की के हित में सोच रहा है, या सरकारी पदों पे बैठे लोगों के हित में सोच रहा है। पर ये नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं है स्टेट की, ये अब्यूज़ ऑफ द पावर है। ये स्टेट की फंक्शनिंग डिस्टॉर्टेड है। जब स्टेट डिस्टॉर्ट होता है तब ऐसा करता है, जब पावर को अब्यूज़ किया जाता है तब ऐसा करता है। तो ये तो राज्य की जिम्मेदारियाँ हैं, है कि नहीं? तो ऐसे में वह राज्य जिसे जनता के सरोकार से चलना था, जिसे प्रजा के सरोकार से चलना था, हम तो उसे राज्य मानते हैं। सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि जनता का सरोकार, प्रजा का सरोकार मैटर नहीं कर रहा है राज्य के कार्य करने में, प्रजा का सरोकार या जनता का सरोकार मैटर नहीं कर रहा है राज्य के कार्य करने में। इसका मतलब राज्य को चलाने वाले जो फंक्शनरीज़ हैं
जो इंस्टीट्यूशन के बेहोल्डर्स हैं इस समय, वो जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जनता नहीं चुन के भेजा है उन्हें, या चुनकर नहीं भी भेजा है, राजा हैं, वंशानुगत तरीके से चुने गए हैं, पर उन्होंने धर्मशास्त्र के मुताबिक या फिर शपथ समारोह के दौरान संविधान के मुताबिक या राज्य की शपथ के दौरान ये तय किया है कि मैं प्रजा के मुताबिक चलूँगा। बीट एनी सिचुएशन, पर प्रजा की के अनुरूप नहीं चल रहा है, जैसे किसी की इच्छा के अनुरूप चल रहा है। जब मैं कह रहा हूँ किसी की इच्छा के अनुरूप चल रहा है, तो ये किसी कौन है? इनका साइज कितना है? क्या ये जा रहे हैं जनता के पास ये पूछने के लिए कि जनता को चाहिए या क्या चाहिए, या इन्हें ऐसा लगता है जो इन्हें चाहिए वही जनता के लिए सही है? तो एक तो स्टेट था जिसे आप जान ही रहे थे, लेकिन अचानक से आप ऐसा देखने लग जाते हैं कि वो जो आपका स्टेट है, वो दैट स्टेट, वो स्टेट जिनके इशारों पे चल रहा है, जिनके विचारों से चल रहा है, जिनके मुताबिक चल रहा है, असल में स्टेट तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन रह गया उनके थॉट्स का। जिस स्टेट को आप जान रहे हैं वो स्टेट सिर्फ रिफ्लेक्शन है उन लोगों के थॉट का, वो स्टेट सिर्फ एक्सप्रेशन है उनके थॉट का, वो स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक्शन है उन्हीं के लिए गए एक्शंस का, और कुछ भी नहीं। ऐसे में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई परछाई है जिसे आप पकड़ नहीं सकते, कोई परछाई है जिसे आप छू नहीं सकते। आप जब भी पकड़ रहे हो तो आपके हाथ लग रहा है आपका फिजिकल स्टेट। आप पकड़ रहे हो लेजिस्लेचर को, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, आप पकड़ रहे हो एग्जीक्यूटिव को, उसके सदस्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को, आप पकड़ रहे हैं जुडिशरी को, उसका कर रहे हो क्रिटिक। लेकिन असल में ये सब जिस कारण से क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, वो कारण है वो एक्शन जो इन्होंने लिया। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये एक्शन इन्होंने अपनी स्वेच्छा से लिया, अपनी चॉइस से लिया? तो अगर ये एक्शन इन्हें लेने को कहा गया है, या एक्शन इनसे दिलवाया गया है, या एक्शन करवाया गया है, तो वो जिसने करवाया है, क्या आप उसे छू सकते हो? क्या आप उसे देख सकते हो? क्या आप उसे पकड़ सकते हो? क्या उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हो? उसके बारे में लिख सकते हो? क्या आपको उसकी कोई जानकारी है? क्या उसके कोई फुटप्रिंट है? क्या उसका कोई रिकॉर्ड है? नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं द शैडो स्टेट। तो एक नाम क्या है? द शैडो स्टेट। अ स्टेट विद इन अ स्टेट तो एक है ही ये बात, दूसरी क्या है? शैडो स्टेट। अब आप कहेंगे सर बहुत बड़ी बात बता दी। बिल्कुल नहीं, आओ घर की बात ही बताता हूँ, घरों में देखते हैं, घरों में ही सुनते हो। अक्सर आदमियों के बारे में एक बात कही जाती, जोरू का गुलाम। सुनते हो ना, फिल्मों में तो सुना होगा। क्या है ये जोरू का गुलाम? क्या कहते हैं उसको सारे उसके परिवार में? ये तू नहीं बोल रहा है, तेरे अंदर से वो बोल रही है। और अक्सर जब हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो जो हमारे पीयर ग्रुप मेंबर होते हैं, हम उनकी बातों के ज़्यादा प्रभाव में रहते हैं। तो जब हम घर आकर के थोड़ी बहुत बहस करते हैं घर वालों से बगावत, तो वो कहते हैं ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारे अंदर से वो बोल रहे हैं जिनसे तुम अभी मिल के आए हो। लेकिन अब गाली थप्पड़ मारपीट तो तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल एंटिटी तो तुम ही हो, वो तो शैडो है, निकल गए, उनको तो कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है। अब आप आगे से कह रहे हो कि मैं क्या करूं। अब मान लीजिए कोई जोरू का गुलाम टाइप आदमी, तो वो कह रहा है मैं भी क्या करूं, मैं फंसा पड़ा हूं, मैं फंसा पड़ा हूं, मैं नहीं चाहता था ऐसा करना पर मुझे करना पड़ा, मैं बंटवारा नहीं चाहता था, या मैं फलाना ठमकाना। मैं यहाँ पे महिलाओं के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल इसलिए यूज़ किया कि बच्चे बहुत ज़्यादा लोड ना ले लें कि पता नहीं क्या ही बम्ब चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल सी चीज़ ही पढ़ने जा रहे हो, हम उसको इतना ही सिंपल कर देने वाले हैं कि एकदम मस्त हो जाओगे तुम। इसलिए मैंने ये थोड़ा एग्जाम्पल ले लिया, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। जोरू का गुलाम की जगह शौहर का गुलाम कहना तो वो कह लो, बदल लो, तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसा कर लो, ठीक है। मुझे कोई क्रेज़ नहीं चढ़ा हुआ कि मैंने किसी को किसी का गुलाम बनाना है। जो चीज़ ज़्यादा चर्चा में मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति कह रहा होता है कि मैं बंटवारा नहीं चाहता, मैं घर नहीं तोड़ना चाहता। तो आप उसे बैठा बैठा के पूछते कि फिर बता, फिर क्या मजबूरी है, फिर कौन चाहता है? वो बता भी नहीं पा रहा होता।
वो बता भी नहीं पा रहा होता। सोच के देखो, इमेजिन करो ऐसा हाल राज्यों का हो जाता है, राज्यों का ऐसा हाल हो जाता है। आप कई बार सोचते होंगे ना, सभी क्या है डीप स्टेट क्यों ही मान रहा है कोई, ऐसा हाल हो जाता है मंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का, राष्ट्रपतियों का ऐसा हाल हो जाता है, डिफेंस के आला अधिकारियों का ऐसा हाल हो जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के पदों पर बैठे लोगों का, जुडिशरी का, कि मतलब करना पड़ रहा है, करना नहीं चाहते, दिख भी रहा है नुकसान है, पर क्या करें, करना पड़ रहा है। और आम जनता परिवार के सदस्यों की तरह उन्हें झकझोड़ रही कि क्यों किया, तो वो बता भी नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको पता लग गया जैसे कोई करवा रहा था, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते, वो जो भी कुछ है बस वो परछाई है। तो पहले ज़माने में कहते हैं ना, छाया पैगी नो, परछाई पैगी नो। तो तुम लोगों को नहीं पड़ती है, इंसानों से ही मिलकर के समाज बनता है, समाज ही से मिलकर राज्य बनता है। तो तुम ही हो, राज्य भी तुम ही हो, जिंदा चीज़ हो, राज्य जिंदा चीज़ होता है, ऑर्गेनिक। तो तुम्हें छाया पड़ती है तो राज्य को भी छाया पड़ जाती है, राज्य को भी परछाई पड़ जाती होती। फिर जो चीज़ भी इंसानों से बनती है ना, इंसानों को जो पड़ता है वो राज्य को, वो उस चीज़ को भी पड़ जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए। इंसान की मति भ्रष्ट होती है तो फिर पूरे समाज की भी हो जाती कि नहीं। इंसान भ्रष्टाचार हो जाता तो फिर समाज भ्रष्टाचार हो जाता कि नहीं। तो इंसानों को छाया पड़ जाती तो उनको भी पड़ जाती है, फिर राज्य को भी पड़ जाती है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आप जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आर्टिकलों में कहीं कहीं पर शैडो स्टेट लिखा होगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, वो डीप स्टेट की बात हो रही है। सवाल ये होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टेट लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट, सब कुछ जनता के मुताबिक नहीं चल रहे, जनता की राय शुमारी नहीं मानी जा रही, और कोई है जिसकी बात सुनी जा रही है। यहीं से तो ये रहस्यमय सा लगता है, बड़ा जादुई। कौन है फिर वो, मिलना चाहते हैं उससे, मीटिंग कराओ, कहाँ मिलेंगे, आओ मीटिंग कराते हैं, ढूंढते हैं कौन है वो लोग, देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों का समुदाय डीप स्टेट की तरह खड़ा होता है। कौन से लोग हो सकते हैं ज़्यादातर? ये दुनिया भर में अलग अलग सरकारों, अलग अलग मुल्कों में अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक ब्यूरोक्रेसी होती है। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में, उस ब्यूरोक्रेसी में वर्किंग मेंबर और रिटायर्ड मेंबर, फ्यू वर्किंग मेंबर, फ्यू रिटायर्ड मेंबर, इंटेलिजेंस विंग्स होते हैं। उस इंटेलिजेंस विंग के कुछ वर्किंग और कुछ रिटायर्ड मेंबर। डिफेंस फोर्सेस होती हैं, डिफेंस फोर्सेस के कुछ वर्किंग मेंबर या रिटायर्ड मेंबर। पॉलिटिशियंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स, उनके कुछ सर्विंग, कुछ रिटायर्ड, जिन्होंने राजनीति छोड़ दी है। तो ये सारे लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है इनके बीच में एक कॉमन आइडिया शेयर होता हो, एक विचारधारा शेयर होती हो। उस विचारधारा से ये जुड़ते हैं, उस कॉमन आइडिया से जुड़ते हैं। विचारधारा किसी भी आधार पर हो सकती है। हो सकता है कि वो आइडिया कोई एंड अचीव करना हो सकता है वो आइडिया किसी की ऑपोजिशन हो सकता है वो आइडिया कोई करेक्शन करना हो, कोई करेक्शन करना है। वट एवर बी द पर्पज़ ऑफ द आइडिया, आइडिया शैल बी देयर टू कनेक्ट देम। ये जुड़ेंगे उस आइडिया से। तो इनको जुड़ने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो आइडिया है, या इनको जुड़ने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो विचारधारा है। आइडिया हो सकता है इनके वेस्टेड इंटरेस्ट से जुड़ा हो। वेस्टेड इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि ये गधेड़े मिलके सरकार चलाएंगे और हम पढ़े लिखे लोग मरेंगे जाके बॉर्डरों पे। ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान के केस में हम ये बात करेंगे। आइडिया कैन बी एनी, विचार कुछ भी हो सकता है, पर ये विचार इनमें दौड़ता है। इस विचार को ये फॉलो कर रहे होते हैं, सारे मान रहे होते हैं, और फिर दुनिया भर में ये लोग खोज शुरू करते हैं। पूछो कैसी खोज? अपने मुल्क में खोज करते हैं, दुनिया भर में खोज करते हैं। किस चीज़ की खोज करते हैं? कि इस विचार से थोड़ी बहुत भी नज़दीकी रखने वाले आदमी खोज लो। जैसे तुम अंधेरे में टॉर्च की लाइट जला करके चीज़ें ढूंढते हो, वैसे ये लोग विचारों का, आइडिया का वो दिया जला करके ढूंढने निकलते हैं कि कौन कौन इससे जुड़ा हुआ मिलता है। फिर इन्हें दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, दुनिया भर के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, दुनिया भर की सिविल सोसाइटीज़ में, एनजीओज़ में
दुनिया भर के इंटेलिजेंसियाज, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि एकेडमिक्स में, दुनिया भर की डिफेंस, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस में उस विचार से जुड़ने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ये लोग बहुत डीपली एम्बेडेड होते हैं, इनका पेनिट्रेशन बड़ा डीप होता है टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टू द NGOs, टू द सिविल सोसाइटीज़, टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज, टू द executives, judiciaries, legislatures. They are very deep penetration, deeply embedded into the system. और अब महसूस करो कि ये हैं हर जगह, हर जगह। अब ये कैसे काम करते हैं? अब ये दिख नहीं रहे हैं किसी को, पर ये हैं। ये दिख तो नहीं रहे, पर ये हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका है और अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान में रही लंबे समय तक। अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में रही लंबे समय तक, मान लीजिए। और सपोज करिए कि अमेरिकी जनता जो है अपने राष्ट्रपति से उम्मीद कर रही है कि सेनाएं वापस बुलाओ, हमारे परिवार के सदस्य वापस बुलाओ, और जो पैसा खर्चा हो रहा है हमारे देश के लोगों के विकास में लगाओ, रोजगार में लगाओ। ऐसा दबाव अमेरिकी सरकार पर बन रहा है। लेकिन डीप स्टेट का पेनिट्रेशन बहुत डीप, टू द वेपन कार्टल्स, टू द ड्रग कार्टल्स, टू द ह्यूमन ट्रैफिकर्स, it's a very deep logistics, supply chain, everywhere, very deep. Even they have institutions like the mercenaries, the private armies. They have very deep penetration. इन्होंने अपनी एक ब्रिगेड खड़ी की होती है काम अंजाम दिलाने के लिए। तो अब मान लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति पॉपुलर वोट जीत कर के आए हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं। उनका उद्देश्य है कि अफ़गानिस्तान से सेना वापस बुलाना, अपने लोगों से चुनाव में वादा किया है उसे निभाना है। ऐसा मान लीजिए कि वो ये करना चाहते हैं 2009 में। लेकिन अगर ऐसा होता है, सपोज़ करो, तो एकदम से अमेरिकन सेना वहाँ से खिंचती है, तो अफ़गानिस्तान रीजन में ऐसा मान लीजिए अफ़गानिस्तान में वैक्यूम क्रिएट हो जाए। अगर अमेरिका खींचता है तो अफ़गानिस्तान में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर फिर से तालिबान का कंट्रोल हो जाएगा। अमेरिका कह रहा है ये मेरा फ़िलहाल लुकआउट नहीं है, मुझे मेरी सेना वापस खींचनी है। दुनिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए, दुनिया आगे आए, वो भेजे अपनी सेना, वो खर्चा करें, वो रोक लें तालिबान को अफ़गानिस्तान में कब्जा करने से। दे मस्ट डू दैट। वाई शुड आई, मैं ही अकेला क्यों करूं? ऐसा अमेरिका मान रहा है, ऐसा अमेरिका की जनता कह रही है कि अब वापस आइए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये करने वाले हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये करते हैं तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिससे तालिबान इस रीजन को ओवर पावर करेगा। अगर तालिबान इस रीजन को ओवर पावर करता है तो इससे हो सकता है कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर आ जाए इस रीजन में, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर के कारण हो सकता है कि यहाँ के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाएं, एक राजनीतिक उठापटक हो जाए पूरी इस इलाके में, रीजन में, पूरे में, आसपास के मुल्क प्रभावित हो जाएं, और इससे दुनिया भर में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और तमाम अगल बगल के जितने मुल्क हैं वहाँ से क्रूड की सप्लाई, गैस की सप्लाई, और फिर चीन देख रहा है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हिंडर होगा, काराकोरम हाईवेज़ और अदर प्रोजेक्ट्स को प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर रशिया भी देख रहा है कि चिंता का विषय हो सकता है अगर मान लीजिए आगे जाकर के कोई टर्बुलेंसेस इस एरिया में आती है तो मेरे बॉर्डर रीजन्स में प्रॉब्लम हो सकती है और मेरा ध्यान डाइवर्ट हो सकता है उन चीज़ों के प्रति। वेपन कार्टल्स भी देख रहे हैं कि हमारा व्यापार मर जाएगा, एकदम से ही घट जाएगा, चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। ड्रग कार्टल्स भी देख रहे हैं कि अच्छी भली सरकार चल रही थी पीसफुल, हमारा चोखा धंधा चल रहा था, अब तालिबान ही आ जाएंगे, हो सकता है हमारे खेती तबाह कर दें, पॉपी कल्टीवेशन होने ही ना दें।
हो सकता है जनरली कोई वुमेन ग्रुप है जो ये कह रहे हैं कि वुमेन का स्टेटस बहुत डिमिनिश हो जाएगा अगर दोबारा से तालिबान आते हैं। देखिए, एक तरफ तो अमेरिकी जनता है और एक उनका प्रतिनिधि अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन इस रीजन से कितनों के वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े, इस रीजन से कितनों की इच्छाएं जुड़ी हैं, कितनों के डर जुड़े हैं। अकेले एक अमेरिकी जनता और उसके राष्ट्रपति के फैसले से वो सारे के सारे लोग एप्रीहेंसिव हो गए, वो सारे के सारे लोग एप्रीहेंसिव हो गए। अब सपोज करो कि ये एप्रीहेंशन, आप एप्रीहेंसिव हैं इस विचार को लेकर के कि आप मतलब आप परेशान हैं, आप संदेह में हैं कि आगे फिर ऐसे नतीजे आ सकते हैं, आपको टेंशन है इस बात की, आई समझ। तो अब सपोज़ कीजिए कि आप अपने आप पर ये बात लगाइए कि आप किसी चीज़ को लेकर के एप्रीहेंसिव हैं, तब तक वो एप्रीहेंशन ही रह जाती है जब तक आपके पास कोई ताकत ना हो। लेकिन आपको लग रहा है कि मोहल्ले में कोई प्रोग्राम है और लाउड स्पीकर लगेगा और वो मेरे घर की तरफ मुंह कर सकते हैं लाउड स्पीकर का, आप एप्रीहेंसिव हैं कि मेरी 3 दिन की पढ़ाई गई। लेकिन ये एप्रीहेंशन तब तक ही एप्रीहेंशन है जब तक आपके पास पावर नहीं है कुछ करने की। लेकिन जैसे ही आपके पास पावर है कि मोहल्ले के प्रधान पे आपका प्रभाव है, तो आप फ़ोन लगाएंगे और कहेंगे कि अंकल जी ऐसा है, रिक्वेस्ट है, स्पीकर का मुँह उस तरफ मुड़वा दीजिए प्लीज़, मेरी पढ़ाई है ख़राब हो। वो कहेंगे मैं मुड़वा देता हूँ, किसी को बताइए मत, मैं तरीके से मुड़वा दूँगा पर बताना नहीं है। 3 स्पीकर लगवा रहा हूँ, है ना, एक उत्तर दिशा में, एक पूर्व दिशा में, एक तेरी दिशा में, वो वाला चलाएंगे नहीं, तार खोल देंगे। स्पीकर तो 3 रखेंगे पर तेरे वाला चलेगा नहीं, ठीक है, डन, डील डन, आप कह रहे हैं डन। अब मोहल्ले की जनता ठीक है खुश है, पर लेकिन थोड़ी सी सोच रही, मतलब उतनी आवाज़ नहीं, पिछली बार जितनी आवाज़ के स्पीकर भी लगा है सब कुछ। प्रधान जी को कह रहे हैं प्रधान जी देखिए जो कह रहे कर रहे हैं, देखें स्पीकर तो सही है, पता नहीं क्या है, हो सकता है कम हो ये वो, करते कराते 2-3 दिन बीत ही गए, जनता भी ठीक ठाक ही है, लेकिन डीप स्टेट काम कर गया। कोई किसी की प्रधान से अंदर खाते सेटिंग थी, वो लगा गया। तो आपके पास अगर थोड़ा बहुत भी स्कोप है, ताकत है, तो आपके एप्रीहेंशन एक्शन में बदलते हैं। एप्रीहेंशन एक्शन में बदलता है अगर थोड़ा बहुत भी हाथ डलता है, ताकत है। तो अब ग्लोबली इतने सारे एप्रीहेंशंस क्रिएट हो गए हैं अमेरिकी सेना के वापस जाने के को लेकर के अफगानिस्तान से, तो वो तब तक ही एप्रीहेंशंस है जब तक उनका ताकत को हाथ ना डलता हो। लेकिन अगर उनका ताकत को हाथ डलता हो, मतलब अगर वो किसी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रभावित कर पाए, मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं, हम इनको कहते हैं मैनिपुलेशंस, कि अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन डिसीजन मेकिंग्स को अगर हम किसी तरह से मैनिपुलेट कर पाएँ, तो क्या फिर वो एप्रीहेंशंस एक्शंस में बदलना नहीं चाहेंगे? तो जो लोग वुमेन एम्पावरमेंट की एनजीओज चला रही हैं या चला रहे हैं, जो लोग ग्लोबली लॉजिस्टिक सिस्टम्स रन कर रहे हैं जिसके बाद एनर्जी एक्सचेंज होती है इधर से उधर, जो लोग मान लीजिए वेपन कार्टल्स का भी काम कर रहे हैं, सारे गहमा गहमी पहुंची हुई सब में आपस में। ऐसे में सारी चीज़ों को विचार विचूर करके एक व्यक्ति सोच रहा है कि 2-4 साल एक्सटेंड करा दें अमेरिकन आर्मी का टाइम, और तो कह रहे अगर हो जाए तो दी बेस्ट है, ठीक है करते हैं। पूरे नेटवर्क में अंदर ही अंदर बात जाएगी कि वी नीड टू मैनिपुलेट अमेरिकन प्रेसिडेंट, वी नीड टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ अमेरिकन आर्मी ओवर अफगानिस्तान। कहते अच्छा ये कैसे, हाउ कैन वी डू दैट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अमेरिका एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, अमेरिका एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसके पास ये वो है। तो कह रहे हैं ओके गिव मी द कंटेंट ऑफ दैट इंटेलिजेंस सर्विस। ओके कहते हैं ओके हमारा नेटवर्क कौन है वहाँ पे, सो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑपरेटिव्स, ये दूसरा टर्म है। मैनिपुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ डीप स्टेट और एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑपरेटिव्स क्रिएट करना ये दूसरा पार्ट होता है डीप स्टेट का। तो वो ये कहेगा कि उस इंटेलिजेंस में हमारा ऑपरेटिव जो है उससे बात करो। ऑपरेटिव से बात हुई, कहते पिछले 1-1.5 साल के दौरान प्रेसिडेंट की कोई भी सेंसिटिव कॉन्वर्सेशंस अगर हुई हैं रशिया, ब्रिटेन
चीन के साथ, मुझे उसके केबल्स चाहिए, आई नीड दैट। ओके, दैट इज़ डिफ़िकल्ट बट आई विल मैनेज, you have to manage, then the person will manage the cables. Now cables will go to this person, leak messages, conversations. Now they will try to establish contact with the White House. We have few very sensitive cables associated with the conversation of president with the Chinese counterpart, with the Russian counterpart, with the Israeli counterpart and Britain. They are not good for the image of America, for the image of president. ये जो दुनिया में शांति का ढिंढोरा तुम पीट रहे हो और जो तुम एक दुश्मनी नकली वाली दिखा रहे हो, उजागर कर देंगे। कहते कर क्या सकते हो? कहते कर क्या सकते हैं उसके लिए आज रात का समय दो। कल दुनिया के अखबार में कौन सी खबर देखना चाहते हो? कहते कौन सी खबर? कहते बोलो, मुंह से निकालो। कहते फलाना खबर देखना चाहता हूँ। कल सुबह दुनिया भर के चैनल और अखबार पढ़ लियो। रात भर में दुनिया भर के मीडिया चैनल में वो खबर प्लांट हो गई, क्योंकि मैंने क्या बताया, मीडिया में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, इंटेलिजेंस विंग में, दे हैव डीप नेटवर्क ऑपरेटिव्स। तो बहुत एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑपरेटिव्स होते हैं इनके। तो खबर प्लांट हो गई, उनको इनकी स्ट्रेंथ पता लग गई कि विद इन अ मिनट्स अगर ये केबल लीक होती हैं तो ग्लोबली पेनिट्रेट कर जाएंगी। और अभी अगले 2 महीनों के दौरान राष्ट्रपति की दुनिया भर में कई मुल्कों से मीटिंग्स हैं और हमारे कई समझौते होने वाले हैं, और जिसमें अहम भूमिका इंडियन ओशन में इंडिया निभाने वाला है। अगर अमेरिका चाइना की ये केबल्स लीक हो गई तो इंडिया के साथ हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। देन वाइट हाउस विल ट्राई टू एस्टेब्लिश कॉन्टेंट कि व्हाट डू यू वांट, चाहते क्या? And then they will say, we need nothing. We need nothing. Kindly extend the period of your stay in Afghanistan for 2 to 3 years. Simply we want that. आगे फिर डिपेंड करता है कि वाइट हाउस कितना नेगोशिएट करता है कि सिर्फ खबर रोकने के नाम पर इतना नहीं करेंगे, हमें क्या मिलेगा वो बताओ। तो वो कहते हैं बताइए आपको क्या चाहिए, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो America will say I need Saudi Arabia, UAE to approve the statehood of Israel. If you can do that, only then I will proceed. They will say okay, we will talk to Saudi Arabia or UAE and then we will revert back to you. And then they will go to Saudi Arabia by their channels. That you want to establish hyper cities? No. You want fundings, you want clearances, you want development projects, everything. We will arrange everything if you can agree with us. The dream that you want to achieve in 50 years, we can make you to achieve that dream in 25 years. वो कहेगा इतनी क्या बात है, इतना दम? कहते ओके, no problem. How much funds right now you want in your account? It's around 50 billion. Okay, 50 billion is coming. So that's it. Immediately that financial institution will approve loan to Saudi Arabia. Loan will be there. It is being reflected in 1 hour. Then Saudi Arabia will establish contact. Okay, what do you want? We want this. It will create turmoil. कहते no. We have good negotiation package, no problem at all. We will protect your image as well. So they will become licensing agents. Yes. They will become package agents. They will do whatever you want. आपके लिए लाइजनिंग करेंगे, आपके लिए पैकेजेस तैयार करेंगे, और उन पैकेजेस में क्या है कि हमने इज़राइल से बात की है, सऊदी अरेबिया यूएई कहेगा कि हमने इज़राइल से बात की है कि हम आपके स्टेटहुड को अप्रूव करेंगे अगर आप वेस्ट बैंक में शांति बहाल करते हैं, अगर आप वेस्ट बैंक से निशर्त बाहर निकलते हैं, अगर आप वेस्ट बैंक के लोगों को फ्रीली उनके रिलीजियस प्लेसेस एक्सेस करने देते हैं, तो सऊदी अरेबिया ये कहेगा कि अब हम नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, हम इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए
ये मानते हैं कि इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोऑपरेशन की नीति अपनानी होगी। हमारा उद्देश्य हमारे पैलेस्टीनियन भाइयों को, बहनों को दोबारा से खुशियाँ, तरक्की, मौके देना है, और इसके लिए हमें जो पॉसिबल होगा हम करना पड़ेगा, चाहे हमें कट्टरवादी समुदायों का क्रिटिसिज्म ही क्यों ना झेलना पड़े। ये सब स्पीचें भी तैयार करके आई हैं पीछे से। जैसे ये हुई तो सऊदी अरेबिया विल से व्हेन आई विल से दिस, कौन मुझे सपोर्ट करेगा? नो, डोंट वरी, lakhs of people will attend your session. कहते how would you know? We know everything. They will attend. Now they will contact their cartels कि kindly mobilize your hyperactive groups in Saudi Arabia. Ask them to gather people to attend the conference of so and so person. We need at least 1 lakh strength over there. Whether they are interested or not, you need to do that. They will say okay. I will. जैसे यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन आकर के मोहल्ले के सभी मोतवार लड़कों को कह देता है रैली में इतने बंदे तो आने चाहिए, दे विल अटेंड एंड दे विल से, कहते कितने दुनिया इसे देखेगी, सऊदी अरेबिया में इंटरेस्ट कितनों का है? कहता कल सुबह की अखबार और टेलीविज़न चैनल देख लियो, 4 घंटे सिर्फ तू ही चलेगा। ठीक, चल गया। सो लेवल ऑफ योर रीच, level of your penetration, level of the effectiveness of your actions, level of your solutions, level of your quickest response will ultimately consolidate your image, enhance your image, enhance your gravity, place you in a firm manner in front of the states. You are simply bargaining with the states. Because states have now realized that you are so effective कि अगर वो अपना लीगल मैकेनिज्म फॉलो करते, अपना प्रोटोकॉल के वाया चलते, तो ये चीज़ होने में अभी 2-2 साल लगने थे। तुमने विद इन अ डेज करवाया, इससे यू आर रियली इफेक्टिव। तो वो भी है कि हमारे भी काम आ सकते हो, कहते जब ज़रूरत हो याद करना, आ जाएंगे। तो मेहनत लगती है बनाने में, बट एक बार अगर नेटवर्क खड़ा हो जाए तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अमेरिकन राष्ट्रपति का ये फैसला कि 3 साल और स्टे अभी करना है क्योंकि अभी खतरा है, अभी अमेरिकन इंटरेस्ट को वहाँ पे जेओपार्डाइज कर देगा अगर वहाँ कोई वैक्यूम आ गया, ये सब जो उन्होंने अगले दिन बोला, और सेना भी और 3 साल, ये अमेरिकी जनता ने चाहा था या अमेरिकी व्हाइट हाउस ने चाहा था या अमेरिकी कांग्रेस यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट ने चाहा था? लेकिन अमेरिकन स्टेट ने बिहेव कैसे किया कि उसने स्टे करवाया? तो ये किसने चाहा था? अमेरिका के फैसले मैनिपुलेट हुए। ऐसा लगता है देयर इज सम अदर स्टेट इन अ स्टेट जिसके कहने पर स्टेट चल रहा है, जिसके कहने फैसले लिए। सऊदी अरेबिया के फैसले कहाँ से लिए गए? सवाल खड़ा होता है। सारी दुनिया हक्की बक्की की रिकॉग्निशन कैसे दे रहे हैं इजराइल को? ये क्या हो रहा है? पैलेस्टीनियंस देख रहे हैं कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। इट्स सरप्राइजिंग, लेकिन ये किसी को नहीं पता अंदर खाते एक काम हुआ है, द डीप स्टेट। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डीप स्टेट। तो ये छोटा सा मैंने आपको बताया। आपने क्या नोटिस किया यहाँ से? तो इससे आपने ये समझा कि एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसे लोगों की विल को रिफ्लेक्ट करना था, लोगों के प्रति अकाउंटेबल थी, जिसके एक्शंस ऑन रिकॉर्ड आते हैं, जो जवाबदेह है पार्लियामेंट के प्रति, कांग्रेस के प्रति, हर 4 साल बाद जिस राष्ट्रपति को चुनाव फेस करने हैं। फैसला उस प्लेटफॉर्म से आया ही नहीं। फैसला उस प्लेटफॉर्म पे आया जिसके एक्शन रिकॉर्डेड नहीं है, जिसकी कभी कोई अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति नहीं है, जिसको जनता ना अदालतों में ले जा सकती है, ना चुनावों के वाया ट्रायल पे ले सकती है, जिनको अपने कामों के लिए किसी को कोई जवाबदेही नहीं देनी पड़ती है। लेकिन ग्लोबली रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशंस, फैसले, लोगों के जीवन पर आने वाले प्रभाव, उन फैसलों के नतीजे, सब कुछ डिसाइडेड बाय देम। ये वैसी शक्तियां हैं जैसी शक्तियां राज्य के पास होती हैं। फैसले लेने की ताकत तो राज्य की होती है, तो वो तो स्टेट की ताकत होती है।
तो ये क्या है, कोई ऐसा स्टेट है जो हमें दिख नहीं रहा है सतह पर, ऊपर ऊपर, जो बहुत गहरा है, जो बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है इनटू द सिस्टम्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट सिस्टम से काम करता है। स्टेट काम किसके वाया करता है? वाया इट्स इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम टेक्निकली कह देते हैं वाया द सिस्टम्स। स्टेट काम करता है हायरार्की से, कमांड बेस्ड सिस्टम होता है। द कमांड coming through the hierarchies of different character, different verticals, defense hierarchies, administrative hierarchies, bureaucratic hierarchies, political hierarchies, इनके वाया स्टेट काम करता है। तो अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि someone is deeply entrenched into this system and they are utilizing that system and manipulating the actions of the state. It means something deeply embedded, it is another state, a deep state, which is undercurrent type thing, which is very permanent in nature. सरकारें बदल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, but it is permanent in character. It is not answerable to people, it is not given by people, it is not associated with people, but every decision, every action, every policy taken by the active state is influenced by them. And those actions, those decisions, those policies are directly relevant to the people. They are influencing the people. So indirectly we can say the people, the state legitimate, and the deep state, ultimately the people are being run by the deep state. And people have no say on those deep state members. ऐसे में दुनिया भर में लोकतांत्रिक सरकारों का पर्पस डिफाई हो जाता है, एजेंडा फेल हो जाता है, जनहितकारी कार्य रुक जाते हैं। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि सर फिर किन हितकारी कार्य होते हैं? द एलीट। द एलीट दुनिया भर में एक सेक्शन है जिसे हम द एलीट कहते हैं। एलीट इसलिए नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अमीर, एलीट अलग है, विलक्षणा है। एलीट क्योंकि अथॉरिटी को कंट्रोल कर रहा है, एलीट क्योंकि अपने एजेंडे फुलफिल करा पा रहा है, एलीट क्योंकि सुप्रीम इन्फ्लुएंस है हर इंस्टीट्यूशन में, हर मामले में वो आप सबसे ऊपर खड़ा है, इसलिए वो एलीट है। इस तरह से एलीट है। ओके, अच्छा, अब आप ये पूछ रहे होंगे सर ये कौन लोग हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, ये कौन लोग हैं जिनको स्टेट ने ही कभी खड़ा किया होता है। 1941 की बात है, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, आप सब जानते हैं, 1945 तक चलेगी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुई, अमेरिका उसका हिस्सा नहीं था। ठीक है, सांझ पीछे तक डीप स्टेट जा रहा है बेटा, सीधे होके थोड़ा सा। तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो रिलैक्स हो जाने का तो हंसी आ गई मुझे भी क्या अभी डीप स्टेट को कह के सब सेट करा दूंगा। तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो अमेरिका शुरुआत में उसका हिस्सा नहीं था। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, है ना, उनका जो बंदरगाह है, वो टापू जहाज खड़ा था वहाँ पे, उस पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर होना पड़ेगा, जापान को नक्शे से मिटाने का। राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट, क्या करें, किससे सलाह लें, किससे बात करें? आप लोगों को भी कई मौक़ों में मन करता होगा इस मामले में किससे सलाह लें यार, सर से बात करें तो बात निकल जाएगी, सर क्लास में ही कर देंगे डिस्कस, सर को कहेंगे सर अलग से प्लीज़ प्राइवेट, ऐसे में सर हंसेंगे, अच्छा अलग से, इतना अलग, अलगाववाद। तो आप सशे पंजे में पड़े हुए हैं, ये मम्मी पापा से कर नहीं सकते, यार दोस्त सीरियस लेते नहीं, सर हैं कि हर बात कहते हैं जन तक करो, क्लास में करो, क्या करूं यार। होता है ना कई बार कि किससे करें, राष्ट्रपति का सोचो कि किससे करें, मन नहीं करता होगा, अब जा करके अपने सेक्रेटरियों से करें या कांग्रेस में वहाँ की संसद में करें, किससे करें? हर आदमी को कोई कॉन्फिडेंट चाहिए। तो पहले तो
राष्ट्रपति के मन में ये आ रहा है कि क्या करें क्या करें क्या करें, तो उन्होंने एक व्यक्ति उनके बड़े क्लोज उनसे बातचीत की कि क्या करें। कहते कुछ भी करने से पहले स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस गैदर करना पड़ेगा, हमारे पास इंटेलिजेंस होना चाहिए। हम अपने रिसोर्सेज को अगर बहुत सटीक इस्तेमाल करना चाहते हैं और जैसा जॉल्ट हम देना चाहते हैं जो दुनिया में अब तक किसी ने नहीं दिया, वी नीड वेरी प्रिसाइज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वी नीड इंटेलिजेंस फॉर दैट। तो शुरुआत होती है अमेरिका में इंटेलिजेंस विंग की 1941। ये है दुनिया भर में मॉडर्न इंटेलिजेंस की शुरुआत का दौर। ओके, ये है दुनिया भर में मॉडर्न इंटेलिजेंस की शुरुआत का दौर। ये इंटेलिजेंस आगे जाएगा, बहुत कुछ होगा, CIA बनेगा, MI6 बनेगा, तमाम ड्रग इन्फोर्समेंट ब्यूरो बनेगा, तमाम संस्थाएं फिर अमेरिका में, फिर तो समझ लीजिए लाइनें लग गई ना। लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई। इंटेलिजेंस विंग खड़ा किया, इंटेलिजेंस विंग से जानकारी ली और इंटेलिजेंस विंग से जुड़ रहे हैं रूजवेल्ट। नज़दीक आ रहे हैं, समीप आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। खुफिया जानकारियाँ, खुफिया कदम, सब कुछ खुफिया रहा है। और उसके बाद सब जानते हैं कि 1945 में जापान पर एटॉमिक अटैक किया गया। क्या आपको लगता है कि जापान को इसकी थोड़ी भी पहले भनक थी? नहीं। कितना क्लोज रखा गया हो ये डिस्कशन, कितना क्लोज डोर डिस्कशन किया गया होगा। तो जिनके बीच ये फैसला हुआ होगा, जिनके तक ये जानकारी सीमित रखी होगी, वो एक दूसरे कितने कॉन्फिडेंट हो गए होंगे और कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए इसके अमेरिका के लिए। अमेरिका की एक तरह की हेजेमनी इस्टेब्लिश हो गई। तो कितने और क्लोज आ गए होंगे वो लोग सारे कि आगे भी ऐसे ही कदम उठाने के लिए हमें इसी तरह के कॉन्फिडेंट ग्रुप में फैसले लेने हैं। अब हर समय तो हर आदमी रेलेवेंट नहीं बना रहेगा, हर समय तो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, नए आ जाएंगे और नए वाले राष्ट्रपति को पुराने वाले के चुने हुए आदमी अच्छे नहीं भी लग सकते। जैसे नए मुख्यमंत्री को पुराने मुख्यमंत्रियों के समय के SP, DSP, DC अच्छे नहीं भी लगते। तो आपने कभी सोचा कोई भी नया चुना मुख्यमंत्री या नई पार्टी की बनी सरकार के चुनने के थोड़े दिन बाद अखबारों में मोटा मोटा क्यों आता है 21 IPS और 25 PCS ऑफिसरों के तबादले? उनका मानना यह है कि एक डीप स्टेट बना हुआ है पिछली बार का, जो मुझे हाथ पांव फैलाने नहीं दे रहा, मुझे काम नहीं करने दे रहा। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन शासन के सामने खड़ा है। पहले प्रशासन पुराने वाला तोड़ना पड़ेगा। पहले वी नीड टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड डीप स्टेट and then we need to establish the new deep state as per our wishes। इसलिए सारे पुराने बदले जाते हैं, मोटे मोटे तबादले होते हैं और फिर नए नए अपने जगह पर बुलाए जाते हैं। कभी भी देखना ऑल ओवर इंडिया ये ट्रेंड है, यही फैशन है, यही होता है हर जगह पर, इसलिए होता है। ये तो अभी हर 5-5 साल पे सरकार बदलनी तो ये हाल है और ये लोग इतने डीप स्टेट है भी नहीं। लेकिन ये है कि इनके पुरानी पॉलिटिशियनों से अच्छी बातचीत है। उनके ज़माने का कोई आदमी पहलवान था तो पुलिस में लगाया गया, कोई खिलाड़ी था तो पुलिस में लगाया गया। उनके ज़माने का अभी आज़म खान कहते पाए गए थे DSP को कि भूल गए कि वर्दी कहाँ से आई थी। वो कह रहे हाँ जी जनाब आई थी, जहाँ से आई थी, राज्य ने सरकार सत्कार किया था, हम खिलाड़ी थे। राज्य ने क्या किया था वो तो सब जानते ही हैं। अच्छी बात है, आप तो खिलाड़ी हैं, चलिए आपका बहुत रिस्पेक्ट है। कहना वो यही चाहते थे कि बेटे हमारे ही बिल्ली हमें ही म्याऊं, कि हमें म्याऊं म्याऊं ना करो। तो मान लो अगर उस DSP ये बात पे इस बात का असर हो जाता, शांत हो जाता। शासन का आदेश है, राज्य का आदेश है कि इनको वापस भेजा जाए आज़म खान जी को, लेकिन मौके पर खड़ा DSP कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि वो पिछली लॉयल्टीज़ उसे रोक रही हैं, पिछली ईमानदारियां उसे रोक रही हैं। अब क्विड प्रो को का समय आया है, जो लिया है वो देने का समय आया वापस। क्विड प्रो को आई बात समझ में? तो राज्यों के स्तर पे अधिकारी वर्गों में ये हो जाता है, इतना का चलता रहता है। तो हर नया मुख्यमंत्री, हर नया प्रधानमंत्री जानता है कि पिछले वाले के लॉयल बैठे हुए हैं। प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारियाँ पहुँचाई जा रही हैं, इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं। जो नीचे का अमला है उसे एक्टिवेट नहीं होने दिया जा रहा है भू माफिया के अगेंस्ट, सैंड माफिया के अगेंस्ट, रेत माफिया के अगेंस्ट, जंगल माफिया के अगेंस्ट, क्योंकि
जो अधिकारी है जिसके वाया ऑर्डर्स जाने हैं वो थोड़े टिल मुठ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पिछला पानी चढ़ा हुआ है और पिछले वालों के वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है और उसी को मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा तब तक जब तक इनको नहीं तोड़ेंगे, इनको पहले हटाओ यहाँ से, बदलो यार। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए अधिकारी का तबादला कितना मैटर करता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक लेवल का स्टेट के अंदर एक स्टेट बना हुआ है। इसलिए इसके नाम पर हम इसको क्या कहते हैं, अमेरिका में डीप स्टेट के लिए वर्ड क्या है टेक्निकल, एक नाम हमने पढ़ा था स्टेट विद इन अ स्टेट, एक नाम शैडो स्टेट, तीसरा नाम क्या है द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट। अमेरिका ये कहता है इसे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेट है ना, ये तोड़ना है, द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ना, ये नहीं चलेगा। लोगों का कॉन्फिडेंस राष्ट्रपति में है, राष्ट्रपति से चलेगा। बाबूशाही नहीं चलाएगी, नौकरशाही नहीं चलाएगी इसको, देश को हम चलाएंगे, हम लोगों की विल को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द आइडिया। तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अल्टीमेटली, तो अमेरिकन राष्ट्रपति या दुनिया भर के प्रधानमंत्री या दुनिया भर के राष्ट्रपति ये मान के चल रहे होते हैं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, इसमें पुराने समयों से ही कॉन्फिडेंट मेंबर्स, कॉन्फिडेंट पीपल, इन्फ्लुएंशियल मेंबर ड्यूरिंग द डिफरेंट गवर्नमेंट्स टेन्योर अच्छी प्रिविलेज पोजीशंस पर रहे, लेकिन शायद समय के साथ फिर नहीं रहे, हटाए गए, कहीं भेजे गए, निकाले गए, कुछ भी किया गया, लेकिन उनके तंत्र में रिश्ते अच्छे हैं, उनके पास तंत्र की जानकारी बहुत है, उनके पास तंत्र की पकड़ बहुत है। ऐसे में कुछ मौजूदा अधिकारी भी उनके संपर्क में हैं, क्योंकि उन मौजूदा अधिकारियों को, इन जा चुके अधिकारियों को कुछ चाहिए, वो ये द पावर, और पावर चाहे वो मनी पावर है चाहे मसल पावर है, और इसके कारण ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। और इस पावर का कारण कौन है, इनका वर्ल्ड वाइड और नेशन वाइड फैला हुआ एक्सटेंसिव ऑपरेटिव नेटवर्क, कि ये पत्ता भी मर्जी से हिलाते हैं, इस वजह से पैसों के चढ़ावे चढ़ते हैं इनको, और उन पैसों को ये हर जगह इन्फ्यूज़ करते हैं। मीडिया हाउसेस, एनजीओज, सिविल सोसाइटीज़, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़, हर जगह वो फंड पेनिट्रेट होता है वो चीज़ करवाने के लिए जो चीज़ ये चाहते हैं, और जैसे जैसे वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनका ग्राफ ऊपर बढ़ता है, और इनका ग्राफ जितना ऊपर बढ़ेगा इनके चढ़ावे पैसे के और चढ़ेंगे, और ज़्यादा लोग इनके साथ रिक्रूट होंगे तंत्र में, और ज़्यादा लोग, कोई तंत्र में कोई तंग कर रहा है तो कंप्लेंट लिखोगे, सीनियर के पास जाओगे, वो काउंसलर के पास भेजेंगे, बहुत लंबा है, आपके पास मिस्टर जॉन स्ट्रोवेचकी का नंबर है, बस फ़ोन करिए, वो इस समय कहीं रशिया में हैं, पूछें क्या हुआ, मेरा सीनियर मुझे तंग करता है, मैं देश के प्रति काम करना चाहता हूँ, मैं पैट्रियट हूँ, लेकिन वो करप्ट है। आप हम जानते हैं अमेरिका का हित कहाँ है, लेकिन ये सब हमें कमज़ोर करने में लगे हैं। कहते तुम चाहते क्या हो, अब समय स्ट्रेवोचकी पूछा, चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे सीनियर का इलाज कर दिया जाए। शाम तक सीनियर का इलाज हो चुका है। सीनियर की होटल के कमरे में वो तस्वीरें खींची जा चुकी हैं जो सीनियर को ख़त्म कर देंगी, और शाम को सीनियर जब शावर लेकर के बाहर निकला है तो उसके पियानो टेबल पर पड़ी हैं, और वो देख रहा है कि ये क्या। और ऐसे में एक कॉल स्ट्रेवोचकी की तरफ से, अपने अधिकारी को तंग करना बंद करो, वो राष्ट्रहित में काम कर रहा है, करने दो। इस बार तस्वीरें भेजी हैं, कुछ और भी आ सकता था, ध्यान रहे। सीनियर शांत, मिनट्स में सोल्यूशन, मिनट्स में, वरना कमिश्नर को कह रहे हैं, डिविजनल ऑफिसर को कह रहे हैं, वो काउंसलर के पास भेज रहा है, इनके दिमाग के बारे में जानो,
ये सिस्टम में रह के काम नहीं कर पा रहे, ये टीम मेंबर के तौर पे काम नहीं करना चाहते, ये माई वे हाईवे अपनाते हैं, इनकी काउंसलिंग करो, मुझे लगता है इनके दिमाग में कसर रह गई, ट्रेनिंग की कमी रह गई। वो आदमी कह रहा है मेरा दिमाग ठीक है, मैं पैट्रियट हूँ, ये मेरा सीनियर भ्रष्टाचारी था, ये पैसा खाता है, ये ड्रग कार्टल से पैसा लेता है, मैं अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे रास्ते में आ रहा है, मुझे काम नहीं करने देता, लेकिन उसी की काउंसलिंग की जा रहे हैं। हार के उसने स्ट्रॉवेचकी को फ़ोन लगाया और स्ट्रॉवेचकी ने 2 मिनट में काम कर दिया, 2 मिनट में। तो किस पे यकीन बने अब, सिस्टम पे कि स्ट्रॉवेचकी पे? और अब ये वाला जो आदमी जिसका काम हुआ है, ये अपने जूनियर्स कह रहे हैं क्या हुआ, तुझे छेड़ना छोड़ दिया उसने? कहता अब कभी नहीं छेड़ेगा। तो क्यों, हमें भी छेड़ता था, तुझे कैसे छोड़ दिया? बस ऐसा ही है, वो भी इसको अपना भगवान मानने लगे। इसके पीछे स्ट्रॉवेचकी ने क्यों किया, तंत्र और बड़े लेवल पे अपनाएगा। स्ट्रॉवेचकी इसको फ़ोन करके क्या बोलेगा, पैट्रियोटिज्म फैलाओ सिस्टम में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ो, हमारा सिस्टम बड़ा होगा, हम बड़े होंगे, हमारा नेटवर्क जितना बड़ा होगा। तुम सर्विसेज से 2 साल में रिटायर होने वाले हो, अगले 20 साल तक लोग जो सर्विसेज में रहने वाले हैं वो हमारी विचारधारा से भर जाएं, इसकी कोशिश करो। हर नए रिक्रूट से लेकर के हर मिडिल एज तक सबको अपनी विचारधारा में लपेटो। तो दैट इज़ द थिंग। इस तरह से एक एक्सटेंसिव ऑपरेटिव नेटवर्क जो है वो बनाया जाता है, उसकी वाइड स्पैन एंट्रेंचमेंट कराई जाती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, मीडिया हाउस से लेके मैंने बताया लेजिस्लेटिव बॉडीज तक। क्वेश्चंस पूछवाए जाते हैं संसद में अपनी मर्जी के। समर्थन देना है सरकार को किसी बिल पे या नहीं बिल पर, इस बात पर फैसले होते हैं। तो डीप पेनिट्रेशन करवाई जाए, मीडिया हाउसेस में रिपोर्ट्स छपवाई जाती हैं, सीज फायर वायलेशन तक कराए जाते हैं, सीज फायर वायलेशन तक होते हैं। आज बहुत अहम बिल पास होने वाला है, बहुत अहम बिल पास होने वाला है आज आपकी संसद में। आप डेवलपमेंट में जबरदस्त हो जाएंगे, चीन को पिछाड़ देंगे। चीन देख रहा है, अब चीन क्या करे, अब चीन क्या करे? चीन विल कॉन्टैक्ट द पीपल एसोसिएटेड विद द डीप स्टेट, व्हाट कैन वी डू? कहते वी हैव टू डू 3 थिंग्स। फर्स्ट, ऑन द डे ऑफ बिल, द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, बिफोर दैट डे, 2 दिन पहले आप वायलेशंस करेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर। यू विल एनक्रोच इनटू द एरियाज, जो ठीक 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे आप अपनी जगह पे। इसको लेकर के सबसे पहले खबर हम मीडिया हाउस में ब्रेक कराएंगे, ये हमारा सेकंड एंटिटी है द मीडिया हाउस। और थर्ड, इस मुद्दे को संसद में उछालने वाले हमारे कुछ लोग। तो 3 प्लेयर हमें चाहिए, एक आप, मीडिया हाउस और संसद के हमारे कुछ मेंबर। तीनों हैं हमारे पास, तीनों हैं हमारे पास, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, हम किसी की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे, कोई मीडिया हाउस या कोई सांसद या कोई भी एनीबडी। ये बातें संसद में ही हो रही हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जगदीप धनखड़ जी ने ये बात कही है कि क्या हम नहीं जान रहे हैं कि वेस्ट क्या कर रहा है? क्या हम नहीं जान रहे हैं कि वो हमारी पॉलिटी को कितना डिस्टेबलाइज करना चाहता है? क्या हम नहीं जान रहे हैं कि लगातार जो प्रोटेस्ट और आंदोलन हो रहे हैं इसमें किसका हाथ है? ये उन्होंने बोला, ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। ये 3 एंटिटी, अब शुरुआत हुई किसकी? मनी मोबिलाइजेशन स्टार्ट, एक्सटेंसिव ऑपरेटिव नेटवर्क एक्टिवेट, आर्टिकल्स पहुंच चुके हैं मीडिया हाउस के टेबल पे। अभी चीन ने एनक्रोचमेंट करना है शाम को 5 बजे, 4:45 आर्टिकल पहुंच चुका है। वो कह रहे हैं कुछ हलचल तो नहीं देखी? कहते हैव सम कॉफ़ी, हलचल होगी, हलचल होने वाली है, कॉफ़ी बनाओ। वो जो कहते हैं करना पड़ता, आप हल्के में नहीं कि चल मजाक कर रहा है झूठा, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं हैव सम कॉफ़ी तो हैव सम कॉफ़ी, वरना वो रात को तुम्हें कॉफ़ी दे देंगे फिर। तो कह रहे हैं हैव सम कॉफ़ी, गो टू द कॉफ़ी मशीन। इसके पीछे भी कोई कारण है। आप कॉफ़ी बना रहे हैं, 10 मिनट बीते, इतने में खबर एकदम से आपको महसूस हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट में वायलेशंस हो चुके हैं। आपके लोकल रिपोर्टर का फ़ोन आया, मैडम यहाँ पे कुछ हुआ है, अभी यहाँ गोलीबारी हुई है। कहती माय गॉड, आर्टिकल आया ही हुआ है, फटाफट वेब पोर्टल पे चढ़ा दिया, फटाक वेब पोर्टल पे चढ़ा के एक्सक्लूसिव का टैग लगा के वायरल कर दिया। सरकारी खजान कमरों में सरगर्मियाँ, अब तैयार किए जाएंगे वो लोग जो संसद में सवाल पूछे जाएंगे। कहते ये सवाल तुम पूछोगे और कल की अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए, रेजोल्यूशन मूव नहीं होना चाहिए, हाउस स्टक हो जाना चाहिए और ख़त्म हो जाना चाहिए। कहते डन हो जाएगा। ऐसा रुक्कुस क्रिएट करेंगे कि हाउस चल ही नहीं पाएगा।
हाउस नहीं चल पाया, सब ठप रह गया, बिल पास नहीं हुआ, शेयर बाज़ार एक्सपेक्ट कर रहा था, शेयर बाज़ार गिर गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डोल गया कि यार ये तो स्टेबल ही नहीं चल रहे, पैसा फ्लाई करके बाहर ले गए। और ऐसे में चाइना ने टेबल पे एक बिल प्रेजेंट कर दिया अपने, काउंटर पॉलिसी। तो उसने प्रोग्रेसिव कोई काम कर दिया वहां पर, इन्वेस्टर ने कहा कहते दिस ये चाहिए, ये ठीक है, दिस द सिस्टम, दिस इज हाउ डीप स्टेट कैन वर्क एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट। अब यही करना होता चीन को तो कैसे करता, बताओ मुझे। तो दुनिया भर में 1941 के बाद से अमेरिका ने, रशिया ने, तुर्की ने, ब्रिटेन ने, अब लोग कहेंगे भारत का नाम नहीं ले रहा, तो भारत भी होगा पर मुझे इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि जो आर्टिकल मैं आपको भेजने वाला हूं उसमें इन्हीं के नाम है, और वो आर्टिकल कोई हमारे देश के न्यूज़ चैनलों ने नहीं बनाए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों ने बनाए हैं। तो इन मुल्कों ने अपनी विदेश नीति अपनी इच्छा अनुसार परस्यू कराने के लिए दुनिया भर की सरकारों को गिराया भी है, बनाया भी है। मतलब दुनिया भर की गवर्नमेंट्स में जो ऑफिसर, जो डिफेंस ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आपकी चॉइस, आपकी फॉरेन पॉलिसी के रास्ते आ रहा है, उसको हटा देंगे, उसको हटाने का एट एनी कॉस्ट। और उसको कैसे हटाने का, खुद तो मुल्क पे अटैक नहीं कर सकते, खुद तो वहां नहीं जा सकते, और कारण क्या कहें, तुम्हारे रास्ते में आ रहा है, तुझे हटाना है। यहां पे कौन एक्टिवेट होगा, डीप स्टेट। डीप स्टेट को फोन करेंगे, कहते इसको हटाने का। बहुत ईमानदार आदमी, कहते ठीक 7 days, आई विल टेक 7 days। कहते व्हाट यू विल डू, कहते वो हम जानते हैं। कहते क्या करो, कहते बताते हैं। इसके साथ एक रक्षा समझौता करेगा ये मुल्क। उस रक्षा समझौते में, समझौते के अंदर लेयर्स बहुत होंगी, जिन सारी लेयर्स को ये देख नहीं पाएगा क्योंकि इनके मुल्क में चुनावी माहौल है। और उस रक्षा समझौते में हम ये पेच रखेंगे कि ये तोपें इतनी की थी पर इतने की खरीदी गई, और जैसे ही रक्षा समझौता फाइनल हो जाएगा हम ये खबर ब्रेक करा देंगे कि रक्षा समझौते में झोल था कीमतों को लेकर के। इसका मतलब इस व्यक्ति ने बतौर प्रधानमंत्री या बतौर राष्ट्रपति या बतौर मुख्यमंत्री या बतौर कुछ भी, इसने धोखा किया अपने देश के साथ। कहते इमेज फिनिश, चुनाव में हार, नहीं चलने दो, चुनाव में हार, कहते डन, इट्स अ फुल प्रूफ प्लान, इट इज 100% फुल प्रूफ प्लान। कहते करो फिर एग्जीक्यूट। 3 दिन में ही कर दिया। एजेंट्स पहुंचे कि सर ये वर्ल्ड की इस समय की सबसे बेस्ट तोपें हैं, सबसे बेस्ट सर। कहते ओके, क्या बेनिफिट्स हैं इनके, ये सर आपको चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री से लोगों को बुलाया गया, वहाँ भी बंदे कुछ फिट किए, यस सर हमारी रिक्वायरमेंट तो है सर, ये होना चाहिए सर। एक दो डिफेंस एसोसिएटेड आर्टिकल्स छपवाए कि भारत के पड़ोसी मुल्कों के पास ये आ चुका है, भारत के पास अभी भी कमी है। माहौल भी बन गया, मांग भी आ रही है, वेंडर बेचने भी आ रहा है। कहते ठीक है, मंत्रालय से कहा है सेक्रेटरी लेवल पर बात हो जाएगी, डील कर लीजिए और आप हैंड ओवर कर लीजिए। हो गया, और उसके अंदर जो पेंच रखना था वो रख लिया, और उसके बाद बात बना दी। और वो कुछ भी समझौता हो सकता है, चाहे वो बोफोर्स तोपों को लेके हो सकता है या किसी तोपों को लेके हो सकता है। और उसके बाद फिर जम करके बात उछाली कि धांधली की गई है। एनीथिंग एनीबडी कैन डू, एनीथिंग एनीबडी कैन डू। बहुत समय तक ये माना गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो राफेल के समझौते को लेकर के लगातार बात रखी जा रही है कि इन्होंने बहुत महंगे खरीदे हैं, वो उस डील को अटकाने, प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने के लिए काम हो रहा है। और ये डीप स्टेट कर रहा है कि भारत मजबूत ना हो जाए, डील स्टक हो जाए, अटकी रहे, और इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स अपग्रेड ना हो जाएं। आप देख रहे हैं किस लेवल पर डीप स्टेट काम करते हैं कि आपकी डिफेंस स्ट्रांग ना हो जाए, आपके देश में इंडस्ट्री को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या खेती बाड़ी को लेकर के कोई कैसे कानून ना आ जाएं कि आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे पाथ पे चले जाओ, जिससे दुनिया को चुनौती ना मिल जाए, या सबसे ज़्यादा आपके किसी पड़ोसी को जो शायद आपको भी कमज़ोर देखना चाहता है, अपनी कठपुतली बना कर नचाना चाहता है गुलाम, तो वो क्या करेगा, वो बुलाएगा डीप स्टेट को कि ये मैं नहीं चाहता। कहते ठीक हो जाएगा। कहते कैसे, कहते कल कॉलेज के बाहर एक प्रदर्शन होगा,
उस प्रदर्शन में युवा प्रदर्शन करेंगे, कुछ पुलिस वाले उनमें रोकने जाएंगे, एक पुलिस वाला अग्रेसिव होगा, हाथापाई में गोली चलेगी उस लड़के पर, और उसके बाद जो होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। पर आप टेंशन मत लीजिए, ये कानून पास नहीं होता। इट्स अ डीप स्टेट। डीप स्टेट कैन वर्क इन एनी मैनर। वो आपको हनी ट्रैप कर सकते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, वो आपके केबल्स लीक करा सकते हैं, वो आपके रक्षा समझौते तोड़वा सकते हैं, वो दुनिया भर के राष्ट्रपतियों को जितवा कर या हरवा करके आपके साथ उनकी टर्म्स में बदलाव ला सकते हैं, वो आपके खिलाफ गलत आर्टिकल्स प्लांट करवा सकते हैं। जैसे बहुत से वेस्ट के ऐसे आर्टिकल्स छपे जिसमें यह कहा गया कि बहुत सक्रिय भूमिका भारत की रही अभी अभी मालदीव में जो चुनाव हुए पीछे उसमें, और जो इस समय में वहां के राष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति ना बनने देने के लिए भारत ने हर भरसक प्रयास किया, मैनिपुलेट किए थे वहां के, स्टेज मैनेज्ड किए वहां के इलेक्शन। लगातार भारत ने कहा यह गलत आरोप है, ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है। वहाँ की सरकार ने इंटरनल जांच बैठाई और जांच में ये निकल करके आया कि स्टेज मैनेज नहीं थे इलेक्शंस। मैं किसी संस्था पर सवाल नहीं खड़े कर रहा या कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 2-3 साल से लगातार हिंडनबर्ग में छप रहे आर्टिकल्स को देखिए, और उसके आपकी देश पर आ रही अर्थव्यवस्था पर असर क्या है इसको भी देखिए, ये भी सवाल है। आप लगातार जुडिशरी में जो अच्छे जजेस रहे हैं उनके फैसले जो कि कंप्लीटली मेरिट पर ही बेस्ड हैं, उनके खिलाफ छप रहे आर्टिकल्स का लेवल देखिए। इंडियन जुडिशरी पे लोगों का फेथ एरोड करने के कितने एफर्ट्स किए गए हैं, नोटिस करिए आपने ये चीज? आपने नोटिस नहीं की? रातों रात यूट्यूब पे ही सही, मेरा यूट्यूब चैनल है, छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, पर मुझे पता है खर्चा आता है, टीम रखनी है, इक्विपमेंट लगाने हैं, जगह किराए पे लेनी है, और हम बात दिल्ली जैसी जगह की कर रहे हैं। आपको नहीं लगता रातों रात चैनल कैसे खड़े हो जा रहे हैं यूट्यूब पे बड़े डेकोरेटेड से, इतने अच्छे लोगों के साथ, सब कुछ बेहतरीन, फंडिंग किधर से आ रही है उनको भी नहीं पता लगता, ये इतनी लेयर्ड होती है। जॉर्ज सोरोस के बारे में कहा जाता है फंडिंग इतनी लेयर्ड करते हैं, इतनी लेयर्ड कि लास्ट वाले को पता ही लगता फंड असल में कहां से आ रहा है, उसको लगता है लेजिटिमेट मैनर में ही आ रहा है। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इगैलिटेरियनिज्म के लिए, बाल कल्याण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा हूं, और उसके लिए ये संस्थाएं मुझे फंड दे रही है, क्योंकि ये सारे नाम यही लेते हैं कि हम दुनिया में ये करना चाहते हैं। असल में डीप स्टेट वालों की ये सनक है कि उन्हें लगता है कि राजनीतिज्ञ दुनिया के सारे भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि हर तरफ बस गलत ही गलत है। ऐसे में दुनिया का अगर कुछ अच्छा कर सकते तो हम कर सकते हैं, हम दुनिया को सदाचारी बना देंगे, हम दुनिया में मानवता स्थापित करना चाहते हैं, हम दुनिया में समानता लाना चाहते हैं, हम दुनिया में महिलाओं को बेहतर स्थान दिलवाना चाहते हैं, हम गरीब बच्चों का विकास कराना चाहते हैं, हम अभिजात्य वर्ग को पीछे करके निचले वर्गों को आगे लाना चाहते हैं, एक इक्वल सोसाइटी बनाना चाहते हैं। द फ्री वर्ल्ड, फ्री वर्ल्ड तब होगा जब लोगों को सिस्टम बदलने की ताकत मिलेगी। लोगों को ये ताकत तब मिलती है, सिस्टम में बदलाव वो तब ला पाते हैं जब लोग शिक्षित होते हैं, उनके पास सेहत होती है। सेहत और शिक्षा के विषय में काम करने के लिए जितनी भी एनजीओ खड़ी हैं हम उनको पैसा देंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि जब म्यांमार में ये लोग क्राइसिस इम्प्लांट करते हैं, जब बांग्लादेश में ये लोग क्राइसिस इम्प्लांट करते हैं, जब मणिपुर जैसे राज्यों में भी कई तरह से क्राइसिस होते हैं, तब कितने लाखों महिलाएं, युवा, बच्चे बेघर होते हैं, मारे जाते हैं, यतीम हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कैसी सनक है कि हमें लग रहा है कि हम जो सोच रहे हैं बस वही सही है। करोड़ों करोड़ों लोगों ने मिलकर के जो बंदा चुना है वो बंदा गलत है। जिन लोगों ने चुना है वो बेअकले लोग हैं। चुनाव की संस्थाएं मैटर ही नहीं करती। जिन लोगों ने संविधान में चुनाव दिया तो वो संविधान में आर्टिकल 1 में ही कह देते कि हियर वी आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट विच विल बी रन बाय द डीप स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड, कि हम एक राज्य बनाने जा रहे हैं जिसे डीप स्टेट चलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का देयर ओनली 1 आर्टिकल। इतनी टंटेबाजी कर रही ना, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इतनी सारी चीजें, इलेक्शन मैकेनिज्म, इलेक्शन कमिश्नर का रिक्रूटमेंट, उसकी ऑफिस की कंडीशन, उसका सेपरेशन, उसका इंडिपेंडेंट करेक्टर, अगर इन्होंने ही चलाना है तो फिर तो हो गया। हाँ यकीनन देर लग जाती है लोकतंत्र में, हाँ यकीनन समय लग जाता है न्याय मिलने में, है यकीनन भ्रष्टाचार भी है, सही मायने में लोकतंत्र पूरी तरह से काम भी नहीं कर रहा, बट इस बात की गारंटी तो है अगर कुछ होगा तो अच्छा हो भी जाएगा, इसी वाया। लेकिन यहाँ पर तो जान पे जान निकल रही है।
यहाँ पर तो फांसी की सजा सिस्टम है, तो फांसी की सजा देने से पहले जज 100 बार कांपता है कि हेनस क्राइम वाला कॉन्सेप्ट मैंने फॉलो कर लिया कि नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम वाला। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक कॉल, युगांडा में टर्बुलेंस क्रिएट कर दो, ओके, सूडान में टर्बुलेंस हो जाना चाहिए, डिफेंस को आर्म्ड फोर्सेस से लड़वाना है कल शाम तक, ओके। अब करोड़ों करोड़ों लोग मारे, औरतों के बलात्कार हों, उन्हें नग्न सड़कों पर दौड़ाया जाए, बच्चे यतीम हो जाएं, शिक्षा के कई वर्ष डूब जाएं, सीरिया लुट जाए, तमाम बर्बाद हो जाए, ड्रग कार्टेल को कोई फ़र्क नहीं, वेपन कार्टेल को कोई फ़र्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, पूरा का पूरा गाज़ा स्ट्रिप वैनिश हो जाए, कोई नुकसान नहीं, चलने दो। ये कैसी सनक है? ये तो कई तो ऐसे जन्मे हैं जो कह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ पॉलिटी है सोसाइटी का, ये पूरा पहले ख़त्म करना पड़ेगा, पूरा सफाया, फिर नया ऑर्डर बनाएंगे। इसमें मारेंगे मरेंगे कितने? और तुम जो नया ऑर्डर बनाओगे वो कंटेमिनेट नहीं होगा, ये किसने बोला? उसमें समस्या नहीं आएगी, ये कौन कह के गया तुम्हें? ऑर्डर तो ऑर्गेनिक होता है, वो तो समय समय पर बदलता है, और तो जैसे लोग हों वैसा बदलता है। तो शिक्षा पे काम करने की बजाय, चिकित्सा पे काम करने की बजाय, रोजगार और विकास पे काम करने की बजाय, लोगों को एनलाइटेंड अवेकन करने की बजाय कि अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करो, बेटर बनो, ये तो सीधा ही सिस्टम को डील करने लग जाते हैं। इतने वर्ष लगा करके, इतने वर्षों से 2000 लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करके मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सिस्टम के वाया ले जाने के लिए। क्यों? कि तुम सिस्टम को समझो, तुम जागरूक बनो, तुम एम्पावर्ड हो जाओगे तो तुम एम्पावर्ड गवर्नमेंट्स मांगोगे, तुम सिस्टम में भी वैसी ही सरकारें मांगोगे, तुम एनलाइटेंड वोटर बनोगे तो एनलाइटेंड पॉलिटिशियंस को ही चुनोगे, तुम करप्शन फ्री हो जाओगे तो तुम करप्शन फ्री सोसाइटी का निर्माण भी करोगे। मैं तुम में राइटियसनेस जगा रहा हूँ, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि तुमको मैं रोबोट बना करके तुम्हारी चाबी घुमा के चला दूँ, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो समय नहीं, पेशेंस नहीं, डेस्परेट, फोन, नेटवर्क, मनी, पावर, मर्सनरीज, जो चाहे करा लेंगे, और ऑलवेज प्रूव करना वी आर लेजिटिमेट, हमारे कॉज बहुत अच्छे हैं। नुकसान किसका है? लोकतंत्र का। नुकसान किसका है? चुनी हुई सरकारों का। नुकसान किसका है? मानवता का। क्योंकि इसी के वाया, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, ये हनी ट्रैप, कितनी औरतों की तस्करी होती है इसके वाया, कितनी लड़कियां एब्डिक्ट करी जाती हैं, किडनैप करी जाती हैं, छोटी छोटी उम्र में 3 साल 2 साल 2 3 साल की लड़कियां क्यों किडनैप की जाती हैं मोहल्लों से? क्यों बचा के रखना पड़ रहा है? क्यों उठा के ले जाते हैं बाइक पे उन्हें? क्या करते हैं? 2 4 साल मुल्कों में रखते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, तुरंत जवान कर देते हैं 11-12 साल की उम्र में, और जवान करने के बाद कुछ समय तक उनका इकोनॉमिक यूज करते हैं, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट के लिए उन्हें बेच देते हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है? ये महिला के अस्तित्व को बर्बाद करने का तरीका नहीं? और दूसरी बात, ये जितनी दुनिया में जंगें लगी हुई हैं, वहां पर जितनी औरतें टेंटों में, महिलाएं बेघर रह रही हैं, हालात क्या हो रहे हैं उनके, पता कर लो जाकर के। क्या डिग्निटी बची है, क्या रिस्पेक्ट बची है? पुरुषों के हालात क्या हो रहे हैं वहां पे, उनसे क्या क्या चीजें नहीं करवाई जा रही 2 वक्त के खाने के लिए। तो इस तरह से दुनिया भर में क्योस मचा के किसको क्या मिलेगा, ये सवाल है। सब खोखले बेबुनियाद बातें हैं अपने एलिटिस्ट स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई बात समझ में? जो पॉलिटिशियन इसे उखाड़ने की बात भी कर रहा है कि हो सकता है उसकी पोजीशन को चुनौती मिल रही है, इसलिए हो सकता है वो खुद निरंकुश शासक बनना चाहता हो और उस पर अंकुश लगाती है इनकी ताकतें, हो सकता है एब्सोल्यूटिस्ट होना चाहता हो ना, और ये लोग एब्सोल्यूट होने नहीं दे रहे क्योंकि इनके भी इन्फ्लुएंस तगड़ा। सवाल तो यही है कि ये फसल बोई किसने थी फिर? आज बड़ी दिक्कत दे रही है। ये फसल किसने उगाई? पुराने समय से कहा जाता है जागरूक समाज की रचना करो, पुराने समय से कहा जाता है कि मॉरल ड्यूटी से लेस्ड समाज की रचना करो। अब आप मुझे दिल से बताओ कि आने वाले समय में आप सब बात करते रहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस समय में टेक्नोलॉजी का ये दौर आ जाएगा, अब मुझे बताओ ह्यूमैनिटीज़ की नीड कितनी बढ़ती जा रही है इन सब्जेक्ट्स की। कौन स्टडी करेगा इन चीज़ों को जो हो रही हैं ग्लोबली? कौन सी ब्रांचेस ऑफ स्टडी? आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स को पढ़ने की। आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट, उनके नेचर, उनके फंक्शन और डिफरेंट सिस्टम्स, चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे ऑटोक्रेसी है, चाहे अथॉरिटेटिव है। हमें पता ही नहीं, हमें मशीनें बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया भर से वो सब्जेक्ट
जो एक व्यक्ति के इंटेलेक्ट को खड़ा करते हैं, उसकी रीजनिंग की पावर को, उस रैशनैलिटी की पावर को, उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर को खड़ा करते हैं, जो उसकी स्टैंडिंग सोसाइटी में मजबूत करते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स वैनिश किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर दुनिया ये नहीं जानती कि साइंस पहले आता है फिर टेक्नोलॉजी। अब हम ये बात करें कि मैं साइंस चाहिए कौन सी? सिर्फ वो साइंस जो इस मटेरियल वर्ल्ड से डील करके आपके लिए सारी चीजें करना जानता है। करवाना क्या है ये सवाल नहीं पूछना, क्योंकि साइंस ही टेक्नोलॉजी को जन्म देगी कि ये सराउंडिंग को यूटिलाइज किया जा सके। बट अल्टीमेटली साइंस किस दिशा में काम करे ये तो बड़ा सवाल है, ये मानवता तय करेगी। आप लोगों को बेरोजगार नहीं कर सकते, उनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों नहीं जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एंड गोल क्या है? बेटर लिविंग स्टैंडर्ड अचीव करना किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से। आपको लगता है आप लोगों को बेरोजगार करके एंड गोल अचीव कर पाएंगे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड का? इसलिए बड़ा सवाल ये है कि ये सब फैसले लेने के लिए एक विवेक चाहिए। वह विवेक कहाँ से आता है? इन सब्जेक्ट ब्रांचेस से। दैट्स वाई दे आर मोर प्रोमिनेंट, दे आर मोर रेलिवेंट इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले समय में। सो ग्लोबली एक डीपली पेनिट्रेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स, एम्बेडेड इनटू एवरी सिस्टम फ्रॉम माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल। छोटे छोटे स्तर पर देखें तो राज्य में सरकारें चुन करके आ रही हैं, सारे मीडिया हाउसेस को अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी खबरें प्लांट कर रही हैं। जो मीडिया हाउस अपोज कर रहा है उस मीडिया हाउस को खबरें नहीं दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे हैं, फंडिंग ही नहीं जा रही है, उनके ऊपर रेड मारी जा रही है, चाहे अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज हों या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों। धीरे धीरे उस मीडिया हाउस को क्लियरेंसेज नहीं मिल रही हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस की जा रही हैं, उनको टूट के आना ही पड़ेगा आपके फेवर में। ये माइक्रो लेवल चीज़ें हैं। बढ़ते बढ़ते मतलब डीप स्टेट में भी देयर आर लेयर्स। बढ़ते बढ़ते देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डीप स्टेट कंट्रोलिंग एवरी एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड। आई बात समझ में? आपको हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का वो स्टेटमेंट याद होगा जो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल अकेडमी में IPS ट्रेनी जो हैं उनको दिया था कि आपके आने वाले समय में सही चुनौती वो लड़ाइयाँ नहीं हैं जो लड़ाइयाँ पहले लड़ी जाती थी। सही चुनौती ये है कि हमें सिविल सोसाइटी से लड़ना होगा, हमें उन एक्टिविस्टों से लड़ना होगा जो सिविल सोसाइटी और एक्टिविज्म के नाम पर असल में किसी दूसरे की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा हमारे देश में परस्यू कर रहे हैं। हमें उन NGO से लड़ना होगा जो हमारे डैम, ब्रिजेस, हाईवे प्रोजेक्ट्स को अलग अलग कारणों से, चाहे वो कभी पर्यावरण हो, कभी मानव कल्याण हो, कभी लोगों के विस्थापन का मामला हो, इन नामों पर डिरेल कर देना चाहते हैं, जबकि जिन मुल्कों से फंडिंग आ रही है वहाँ पर इन्हीं चीज़ों को करके वहाँ विकास किया गया है। इन चीज़ों से उन्हें आपत्ति नहीं है। हमें उन लोगों से बचना होगा जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर धर्म की विविधता के नाम पर हम कोई भी कानून लाना चाहें जिससे हमारा समाज संगठित हो, वो उसका विरोध करते हैं ये कह करके कि भारत अपने संवैधानिक सेकुलरिज्म के सिद्धांत के विरुद्ध जा रहा है, जबकि दुनिया भर में जिन मुल्कों में बैठ करके वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर लगातार माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। तो मुद्दे की कहानी ये है कि दुनिया की लड़ाई, वॉरफेयर फ्रंट बदल रहे हैं। आपको एक इंटेंजिबल वर्ल्ड में लड़ाई लड़नी है, अदृश्य शक्तियों से लड़ना है, अदृश्य चीजों से लड़ना है जो दिख नहीं रही हैं, लेकिन हर दिखने वाली चीज उनके नियंत्रण में है। दैट इज द डीप स्टेट। ओके, कुछ कुछ पढ़ूं, शायद आपको अब कुछ कोरिलेट हो जाए जो हम डीप स्टेट के बारे में तब से समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, what is deep state? The term deep state refers to a hypothetical or conspiratorial idea that there is a hidden secretive network of government officials, military leaders, intelligence agencies or powerful individuals who operate independently of the elected governments. These figures are believed to control or manipulate state policy, often for their own benefit or to maintain power regardless of who is in office. ऑफिस में कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, इन्हें मैटर नहीं करता। अगली क्या है डीप स्टेट? अ बॉडी ऑफ पीपल, टिपिकली इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज और द मिलिट्री, बिलीव टू बी इन्वॉल्व्ड इन द सीक्रेट मैनिपुलेशन और कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। द डीप स्टेट एंड इट्स पॉलिसी ऑफ अलाउइंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज टू फ्लरिश मे बी द एक्चुअल इशू ऑफ कंसर्न। तो ये किस तरह की चीज़ों को पनप दे देते हैं? एक्सट्रीमिज्म को, वेपन ट्रेड को इलीगल, ड्रग ट्रेड को इलीगल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, नारकोटिक्स को, सिस्टम्स को डिरेल करते हैं, तोड़ते हैं, कैओस क्रिएट करते हैं, लगातार कू करवाते हैं, आंदोलन करवाते हैं, परेशान करते हैं, जबकि जो चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं है। डीप स्टेट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बिलीव टू कंट्रोल द लीवर्स ऑफ पावर irrespective of who is in government. They are often actors within the government or military apparatus working behind the scenes to manipulate or control government policy. The term is believed to have originated in the 1990s. तुर्की में
इस शब्द का उदय हुआ था। वहाँ पर एक ग्रुप था जो 1923 के अतातुर्क कमाल पाशा के द्वारा जो सेकुलर वैल्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें लाई गई थी वहाँ पर, जो हमने कल डिस्कस किया, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकुलर वैल्यू, इन चीज़ों, तो एक ग्रुप है जो देश के अंदर जब भी फंडामेंटलिज्म बढ़ने लगता है, प्रो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फनेटिसिज्म बढ़ने लगता है, इसको काउंटर करने के लिए, अगर कोई राष्ट्रपति इस तरफ झुक रहा है या कोई भी नेता इस तरफ झुक रहा है, इसको काउंटर करने के लिए वो बॉडी सीक्रेटली काम करती रहती है कि हमेशा तुर्की में एक सेकुलर सिस्टम बना रहे, मॉडर्न वैल्यूज़ बनी रहें। तो वहाँ से 1990 के दशक में इस शब्द का जन्म हुआ है। तो वो कहते हैं कि द टर्म इज़ बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन द 1990s एंड वाज फर्स्ट यूज्ड इन रेफरेंस टू तुर्की but finds increasing usage in South Asian context of the perceived erosion of civil authority in Pakistan. पाकिस्तानी आर्मी, you know it very well, जिसको कहते हैं द एस्टेब्लिशमेंट, नेता कोई हो, राष्ट्रपति कोई हो, आर्मी इज़ वर्किंग एज अ डीप स्टेट। उनके वास्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सोशल और कल्चरल इंटरेस्ट उन्हें पॉलिटी को कंट्रोल करने से बाहर होने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री आज दिन तक अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया और लंबे लंबे समयों का मिलिट्री शासन रहा है वहाँ पर। सो वर्किंग एज अ डीप स्टेट। अरब स्प्रिंग जो अरब में आई, उसके लिए भी कहा जाता है कि डीप स्टेट ने काम किया। जितने भी नेता लंबे लंबे समय से गद्दी पर बैठे हुए थे, उन सबको उतारने के लिए, चाहे वो लीबिया में गद्दाफी हो, चाहे फिर वो होस्नी मुबारक हो इजिप्ट में, अलग अलग नेता पूरे अरब वर्ल्ड से उतारे गए, लंबे समय के बैठे थे। वो उन्हीं नेताओं के द्वारा नर्चर, मिलिट्री लीडरशिप, इंटेलिजेंस लीडरशिप, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप जो थी, उसी ने रेवोल्यूशनरीज या प्रोटेस्टर्स के साथ मिल करके काम किया और इन लोगों को गद्दियों से उतरवाया, इस सोच में कि अपनी इच्छा का राज्य बनाएंगे, अपने अनुरूप लोगों को बैठाएंगे। असल में एंड में वो भी नहीं हुआ। इसलिए अरब स्प्रिंग का सिनेरियो बिगड़ गया। प्रोलॉन्ग्ड वॉर देखनी पड़ी, जैसी सीरिया में अभी तक चल रहा है हालात, अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। अब जा करके सीरिया में फाइनली कंट्रोल आया है, और वो किनके पास आया? द प्रोटेस्टर्स ने कंट्रोल किया है। आई बात समझ में? तो आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करूंगा, जिस आर्टिकल में आपको ये मिलेगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हमने नाम लिए थे, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको कंट्रोल कर रही हैं। हमने यहाँ पर उनकी डिटेल नहीं यहाँ पर आपके साथ चर्चा की, क्योंकि वो लेक्चर का पार्ट होने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज आप एसेंस गवा देते। तो देर आर 3-4। जॉर्ज सोरोस का मैंने जिक्र कर दिया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। 2 ऑर्गेनाइजेशन और है, हेनरी फोर्ड के बेटे की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फोर्ड गाड़ियों की शुरुआत की थी। तो देर आर 2 और 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्लोबली इस समय एक लार्ज नेटवर्क ऑफ NGO, सिविल सोसाइटीज़, मीडिया हाउसेज, जर्नलिस्ट, मिलिट्रीज़, ब्यूरोक्रेसीज़, इनके बने नेटवर्क्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। आपको एक आर्टिकल भी भेजा जाएगा जिसमें बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं इसी डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए। वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो देश भर में पिछले लंबे समय के दौरान जो प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, आपने देखा होगा सरकार का स्टैंड थोड़ा एडमेंट रहा। एडमेंट इसलिए रहा, सरकार ने कहा कि हम इन आंदोलनकारियों के जेन्युइन कंसर्न्स को सुनने के लिए हमेशा रेडी हैं। हमारी गवर्नमेंट लगातार इनके साथ संपर्क बनाती रहती है और हम इनके कंसर्न सुनते रहते हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हैं, सही मायने में जिनके द्वारा किए जा रहे हैं, ये उनके द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं है, ये कहीं और से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। वो चाहे CAA के मामले में शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, किसान आंदोलन के समय में भी ऐसे बातें उठी थी। प्रधानमंत्री ने बाद में उन तीनों कानूनों को वापस भी लिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ये राष्ट्रहित में लिया गया मेरा फैसला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से कोई प्रक्रिया में कोई खनन आए, कोई हनन आए, यानी कि कोई भी सौहार्द बिगड़े, ये मैं नहीं चाहता था। तो मेन एस्पेक्ट यही है कि अगर हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी तरह से अगर डिरेल करने के प्रयास थे इंडिया की पीस को या इंडियन इंटीग्रिटी को, तो उसको खतरा पहुंच सकता था अगर ये फैसला ना होता। ये फैसला हुआ, भारत सुरक्षित है, भारत बचा हुआ है। बाकी धीरे धीरे जो किसान समुदाय की समस्याएं उन्हें धीरे धीरे हल करना है। सो मेन आइडिया इज़ कि पिछले लंबे समय से अगर आप देखें तो संसद में उठ रहे सवाल उनके लिए, लगा जगह जगह पर हो रहे आंदोलन उनके लिए, ऐसी बातें आती रही हैं कि ये डीप स्टेट के ये काम है, वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, वेस्टर्न जर्नलिस्ट ग्रुप्स हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है। 1970s के दौर में इंदिरा गांधी लगातार ये कहा करती थी, जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट बहुत तेज़ी पर थी, सभी युवा उनके साथ जुड़ रहे थे और उस समय में उनका ऐसा लगता था कि भारत के अहित के लिए वैश्विक ताकतें ये प्रयास कर रही हैं कि भारत को खंडित करने के लिए ऐसी शक्तियों को समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे में वो मानती थी कि दुनिया भर के स्पाइज इसमें इन्वॉल्व हैं। लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि इंदिरा गांधी के चुनावों को स्टेज मैनेज किया गया था, दुनिया भर के स्पाइज उसमें भी शामिल थे, उनके फेवर में कई आर्टिकल्स अखबारों में प्लांट भी कराए गए थे। एक बड़ा स्कॉलर ग्रुप ये भी मानता है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ हुई है ये भी क्वेश्चनेबल है। वो ये मानते हैं कि ये डेथ थी
या ये नेचुरल डेथ थी या अननेचुरल डेथ थी, इसका पता किया जाए, क्योंकि अगर वो अभी टिके रहते, बने रहते, तो हो सकता है कई मुल्कों के वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व ना होते, क्योंकि वो भारत हित की नीतियां फॉलो करने वाले थे। सख्त स्टैंड था उनका, और ये दुनिया ने 1965 की जंग में देख भी लिया था, तो उनका सख्त स्टैंड था। लाहौर तक सेनाएं घुसेड़ दी थी उन्होंने। तो शायद दुनिया भर के कई आकाओं को ये पसंद ना हो, इसकी वजह से ताशकंद में जब वो गए तो वहाँ पर उनका निधन हो गया। कारण सही ढंग से समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया। और उसी के बाद रास्ता साफ हुआ तो इंदिरा गांधी गद्दी पर आई, वरना भी लाल बहादुर शास्त्री पूरे फिट एंड फाइन थे, भी तो रहने वाले थे, कई वर्षों तक वो रहते। तो कई तरह के क्वेश्चंस अगर आप देखें तो ये बनते हैं। इंदिरा गांधी कहती थी कि इमरजेंसी इसलिए लगानी पड़ रही है कि गलत शक्तियां, देश विरोधी शक्तियां, देश को तोड़ने वाली शक्तियां ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं, देश को बचाना मेरी प्रायोरिटी है, वो मैं कर रही हूँ। वो जो शक्तियां प्रोटेस्ट कर रही थी वो ये कह रही थी कि देश दुनिया भर के स्पाइस के द्वारा चलाया जा रहा है, हमारी जुडिशरी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे लेजिस्लेचर्स को पूरी तरह से बदलने की कोशिश है, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश है। हम देश बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को विदेशी नीतियों, विदेशी स्पाइस से बचाना चाहते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं। तो तब आप देखिए डीप स्टेट तब भी काम कर रहा था, लगातार ये चीज़ें होती चली जा रही हैं। और आज भी आरोप लगाए जाते हैं, मतलब जो ओपोनेंट्स हैं वो इंदिरा गांधी पर ये आरोप लगा देते हैं कि अगर ध्यान से देखा जाए तो 1970 के दशक में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म और सेकुलर वर्ड आया। क्यों डाला गया? सोशलिज्म उस समय कौन फॉलो कर रहा था? यूएसएसआर, रशिया फॉलो कर रहा था। और वो ये मानते हैं कि चुनावों में बड़े पैमाने पर अखबारों में आर्टिकल प्लांट भी वहाँ से कराए गए। एक्टिवली उनके स्पाइज ने विजिट किया इंडिया को, और उस विजिट के दौरान उन्होंने यहाँ पर स्टेज मैनेज किया सारी चीज़ों को। तो ये भी कहा जाता है, जबकि ओरिजिनल संविधान में ये शब्द नहीं थे। काउंटर बातें ये भी कही जाती हैं कि क्योंकि इंदिरा गांधी एक पॉपुलर लीडर थी, दुनिया भर के सामने उनका डंका था। 1971 में उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बनवा दिया। न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट भी उनके द्वारा कर लिया गया था। लैंड सीलिंग के कानून लागू करा दिए उन्होंने। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के सख्त कानून बना दिए थे उन्होंने। प्रीवी पर्सेज उन्होंने खत्म करा दिए थे। शायद बहुत से अभिजात्य वर्गों को, एलिट सेक्शंस को वो पसंद नहीं आ रही थी, वो उनकी तरक्की में रोड़ा बनी हुई थी, इसलिए उनको सफाया कराने के लिए शायद कई तरह के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए। तो ये भी कहा जाता है। तो देर आर अलग अलग थ्योरीज जो आपको सुननी पड़नी है अखबारों में, ले दे करके कहानी जिसमें आकर के रुकेगी वो कौन है? द डीप स्टेट। लोकतंत्र अगर मजबूत करने हैं, जनता की आवाज ही अगर संस्थाओं के द्वारा रिफ्लेक्ट हो, अगर नियम कानून जनता की विशेष के मुताबिक बनने चाहिए, जनहितकारी सरकारें अगर आपको चाहिए, आप ग्लोबल लेवल पर ड्रग कार्टल्स नहीं चाहते, वेपन कार्टल्स नहीं चाहते, आप पीस चाहते हैं, जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर्स नहीं चाहते, क्राइसिस नहीं चाहते, मैनिपुलेशंस नहीं चाहते, फिर आप मैनिपुलेशंस नहीं चाहते, आप सीक्रेट मैनर में इस तरह की संस्थाएं नहीं चाहते जो डिस्टॉर्ट करें पीसफुल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट्स को, तो इसका मतलब फिर आप डीप स्टेट नहीं चाहते। ये हैं डीप स्टेट के वो सारे नुकसान। ओके, डीप स्टेट सरकारें यूज करती हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने फेवर में बातचीत करवाने के लिए, कई तरह के लाभ हासिल करने के लिए, कोई डील क्रैक्स करने के लिए, कोई एग्रीमेंट्स क्रैक करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, कोई रक्षा समझौता परवान चढ़ाने के लिए। तो कई मायने में डीप स्टेट बेनिफिट भी कर देते हैं आपके राज्य को, पर जरिया गलत है, जरिया गलत है, आगे जाकर के आपको ही वो सांप काटेगा। तो कुल मिलाकर के ये सारा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच।